हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नट। नाउ नो मोर फ्यूर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो गाइस, इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है और इसी लाइन के साथ हम डेली क्लास की शुरुआत करते हुए हैं। तो जैसा कि मैंने कई जगहों पे कई बच्चों के कमेंट्स वगैरह भी पढ़े थे कि सर सारे सेट की जो आंसर कीज हैं वो प्रॉपरली अपलोडेड नहीं है। कई जगहों पे आपको प्रॉपर आंसर्स नजर नहीं आ रहे हैं। मींस अगर आपको सेट नंबर 3 मिल रहा है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ कुछ वीडियो में टाइम वेस्ट किया गया और कुछ नहीं किया गया। तो पेपर कोड जितने भी हैं वो सारे पेपर कोड की आंसर की नहीं है। देखिए, हम जल्दी जल्दी प्रोसेस कर रहे हैं। जितने भी पेपर कोड हैं, जितने भी डिफरेंट सेट हैं, जैसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं 30/3/3। ये किसी एक बच्चे की क्वेरी आई थी मेरे पास कि सर आप प्लीज इस सेट के आंसर की बनाइए। तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक काम करें, स्टैंडर्ड मैथ्स में सेट 1 और 2 की भी आंसर की आपको अवेलेबल होगी, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट है। तो बच्चों को डाउट होता है सर मैं अपना पेपर कैसे वेरीफाई करूं, और काफी प्लेटफॉर्म पे आपको सिर्फ पेपर दिखा दिया गया कि ये पेपर आया, ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा आया। कैसे सॉल्व करना है, क्या आंसर होगा, कोई डिस्कशन नहीं है। तो वही सारी चीज हमने प्रैक्टिकली देखी, सोची, तो हमने कहा क्यों ना हम बच्चों के लिए एक ऐसा वीडियो बना दें जिससे सबके सॉल्यूशंस मिल जाएं। हाँ, अगर आप चाहते हैं, देखिए इस सेट में 30/3/1 2 सेट 1 सेट 2 इसी को पेपर कोड का सेट 1 सेट 2 मिल जाएगा आपको इसी चैनल पे, जल्दी मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई डिफरेंट टाइप ऑफ सेट आपको मिला है और डिफरेंट पेपर कोड मिला है तो प्लीज आप हमें उसकी प्रॉपर एक इमेजेस फोटोज खींच के प्रॉपरली, जो पेपर स्कैन करते हैं हम पीडीएफ के थ्रू, तो पीडीएफ के थ्रू प्रॉपरली स्कैन करके आप हमें हमारे व्हाट्सएप लिंक पे शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे हमने व्हाट्सएप लिंक शेयर कर रखा है। उस व्हाट्सएप नंबर पे जो है हमारे को आप पेपर शेयर कर देना, उसकी भी हम आंसर की आपको अपलोड करके दे देंगे। बाकी अगर बात करें इस सेशन की तो आपको यहां पे 9 to 12 कंप्लीट कंटेंट मिलने वाला है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए, ज्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करेंगे, बाकी चैनल पे जैसा होता है वैसा बिल्कुल नहीं करेंगे आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पेपर डिस्कशन की। ठीक है, पहली बात अगर मैं एनालिसिस की बात करूं तो जो मैंने पेपर अभी ऑब्जर्व किया है, पेपर देखिए, अगर हम राजस्थान रीजन से देखें तो मैंने इससे पहले राजस्थान रीजन के आंसर की अपलोड किए, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे। लेकिन अगर बात करें इसमें भी तो पेपर में एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ट्रिकी हैं, नो डाउट। लेकिन इसमें भी सेट 3 सेट 2 सेट 1 तीनों में वेरिएशन है, लेवल का वेरिएशन है। तो सेट 3 जो है देखा जाए तो मॉडरेट है, टू द पॉइंट। जिन बच्चों ने हमारा क्रैश कोर्स पढ़ा था सारे क्वेश्चन एज इट इज यहां पे मिले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की जल्दी से। देखिए, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहां पे। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, हमें बोला गया डायमीटर ऑफ व्हील इज 63 सेंटीमीटर। देखो, डायमीटर मुझे दे रखा है, डी दे रखा है कितना, 63 सेंटीमीटर। देखो, सारी चीजें ध्यान से समझना, लेकिन ये जो मेरे को डायमेंशंस है ये किस फॉर्म में दे रखी है आप देखिए। मुझे जो फाइनल आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है वो देख लेते पहले। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 63/2 सेंटीमीटर। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको डेसिमल में चेंज कर लें, नहीं करना है, प्लीज ऐसे टाइम वेस्ट मत कीजिए। आगे देखते हैं अब, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील इन 100 रिवॉल्यूशन। देखो, एक व्हील जब एक राउंड लगाता है तो क्या कवर करता है, सर्कमफेरेंस कितना कवर करता है, 2πr। तो एक साइकिल में हुआ 2πr, तो 100 साइकिल में कितना होगा, 2πr इंटू 100। अब देखो हम डायमेंशंस को पुट कर लेते हैं। ठीक है, 2 इंटू पाई, पाई मीन्स 22/7, r मीन्स 63/2 इंटू 100। ये 100 को भी कुछ मत करना, रहने देना, क्योंकि अभी हमारी जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है सेंटीमीटर में। किस में आ रही है, सेंटीमीटर में। इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, वो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं अपन। तो 2 से 2 गया, 7 9 जा, तो 22 इंटू 9 इंटू 100, ये अभी है सेंटीमीटर में। हमें इसमें कन्वर्ट किस में करना है, मीटर में। तो डिवाइड बाय 100 कर दें। जैसे अब डिवाइड बाय 100 करोगे तो अब इसको यूनिट को मैं चेंज कर लेता हूं, मीटर में कर लेता हूं, इसको काट देता हूं और इसको कर देता हूं मीटर में, और डिवाइड बाय क्या कर देता हूं, 100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। 22 9 जा, देखो 22 9 जा होता है 198, कितना होता है, 198 मीटर। तो हमारा जो फाइनल आंसर आने वाला है
वो 198 मीटर आने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखिए, ये हमने क्रैश कोर्स में हमारे अपलोड किया था ये क्वेश्चन, और जिन बच्चों ने स्टेट्स हमारे क्रैश कोर्स से पढ़ी थी उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान था। मतलब आप ये मान लीजिए मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी हैं ये सारे क्वेश्चन हमारे क्रैश कोर्स में अवेलेबल थे, बस आपको पढ़ना था वहां से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम देखें तो यहां पे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि देर आर मीन ऑफ 17 ऑब्जर्वेशन, 7 ऑब्जर्वेशन इज 17। देखो 7 ऑब्जर्वेशंस का मीन है, मींस सम ऑफ 7 डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा इक्वल टू मीन। मीन क्या होता है? टोटल सम डिवाइड बाय 7। तो अगर मैं टोटल सम देखूं तो टोटल सम, अगर मैं एक पर्सन को 17 वैल्यू दे रहा हूं तो 7 लोगों को मैंने कितनी वैल्यूज दी? अगर मनी की बात कर लेते हैं, एक को अगर मैं 17 रुपीज दे रहा हूं तो 7 लोगों को मैंने कितना दिया? 17 इंटू 7। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो अपनी आ रही है ये अपनी आ जाएगी 119। कितनी आ रही है? 119। 7 7 49, कैरी 4, और 4 प्लस 7 11। ठीक है, 119। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन इज 15 एंड दैट ऑफ लास्ट 4 ऑब्जर्वेशन इज 18। देखो मैंने क्वेश्चन पहले भी समझा रखा है, जिनको भी अगर डाउट हो वो देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके, क्रैश कोर्स में भी। हमारे पास क्या है? 7 लोग हैं, 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखो स्टार्टिंग के 4 लोगों को आपने वैल्यू कितनी दी थी? 15 15 15। हमें वैसे सबको 17 देना था, बट आपने क्या किया? स्टार्टिंग के 4 को 17 दे दी वैल्यू, और लास्ट के 4 मतलब 18 18 18। तो ये आपने टोटल पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब आपने इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में क्या किया? ज्यादा पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। टोटल पैसे अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं तो मैंने डबल पैसे दे दिए। किसको? बीच वाली वैल्यू को, इस पोजीशन को डबल पैसे मिल गए। तो हमें यही पूछा गया, देन फाइंड द फोर्थ ऑब्जर्वेशन, यही कि फोर्थ को डबल बार पैसे मिल रहे हैं। तो टोटल पैसे जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किए माइनस 119 करना होगा हमें। तो देखो कैसे होगा, हमने टोटल पैसे कितने दिए? देखो 15 इंटू 4 60, और 18 इंटू 4 72। हमने टोटल पैसे दे दिए 132, और हमें देने कितने थे? हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना था 119 का, 119। 12 में से 9 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो 13 इज द राइट आंसर। तो हमने 13 रुपीज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। ये जो क्वेश्चन था, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है, ठीक है, जैसे क्वाड्रेंट बना लिया आपने, एक्स एक्सिस, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 4,0, एक पॉइंट है 4,0, तो 4,0 कहां है? पॉइंट एक्स एक्सिस पे है 4,0। अब इस पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से क्या होगी? अरे पॉइंट की डिस्टेंस, ये मेरी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से अगर पूछा जाता तो मैं बोलता इसकी डिस्टेंस वाई एक्सिस से 4 यूनिट होती। वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो होती है एक्स कोऑर्डिनेट होती है, लेकिन पॉइंट ही एक्स एक्सिस पे है तो इसकी वाई कोऑर्डिनेट देखोगे, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज वाई कोऑर्डिनेट, और उसकी हमेशा वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं हम। तो वाई कोऑर्डिनेट मतलब कि 0, आंसर हो गया 0, क्योंकि पॉइंट खुद एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस होगी क्या? नहीं होगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन थे हमारे, इसमें अगर मैं देखूं तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान था। हमें क्या बोला है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। एक काम करो ना, इस रिलेशन को आप ऐसे लिखो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा है। अल्फा प्लस बीटा वैसे आप नॉर्मली बोलते क्या हो? माइनस बी बाई ए। देखो आसान तरीका बता रहा हूं, इक्वल्स टू सी बाई ए लिखोगे आप, माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू सी बाई ए। ये मेरे पास पॉलिनोमियल है और मुझे वैल्यू निकालनी है के की, ठीक है। चलो बात करते हैं, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा ना, इट मींस माइनस बी इक्वल्स टू सी। माइनस बी मतलब कि यहां से आप माइनस बी की वैल्यू देखो कितनी, -30, तो माइनस ऑफ -30 इक्वल्स टू सी। सी मींस 45 के। आप बोलोगे सर अगर मैं बी बाई ए करता, सी बाई ए करता तो भी आंसर यही आता, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू सी बाई, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहां से हो गया 30 इक्वल्स टू 45 के, तो k इक्वल्स टू कितना हो गया 30 बाय 45, दैट गिव्स यू 15 2 जा 15 3 जा, तो 2/3। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ स्फीयर एंड दैट ऑफ द कोन ऑफ सेम वॉल्यूम आर दैट ऑफ द सेम, बेस सेम है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
द रेडियस ऑफ अ स्फेयर ऑफ आर, ठीक है, एक स्फेयर की रेडियस है आर, एंड दैट ऑफ द बेस ऑफ कोन आर सेम, कोन का जो बेस है वो भी रेडियस इसकी क्या है, सेम है, एंड इफ देयर वॉल्यूम्स आर सेम, वॉल्यूम सेम मतलब इसका वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब, एक सेकेंड एक्टिव हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू, ठीक है, ये स्फेयर का वॉल्यूम है, ये किसके बराबर है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि दोनों का आर सेम है, ठीक है, तो मैं एक काम करूं 3 से 3 कैंसिल आउट कर दूं, पाई से पाई कैंसिल आउट कर दूं, तो सिंपली मैं ये बोल सकता हूं एच इक्वल्स टू 4 आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, तो एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच इक्वल्स टू 4 आर होगा या नहीं होगा बोलो, क्योंकि कैंसिल आउट करेंगे आर स्क्वायर और आर क्यूब कैंसिल आउट होते ही 4 बच जाएगा, तो 4 आर हो जाएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो देखो, इन अ लॉटरी देयर आर 10 प्राइजेस। अभी तक देखो क्वेश्चन कोई भी टिपिकल नहीं आया है, सारे क्वेश्चन इजी आए हैं अभी तक। कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। इन अ लॉटरी देयर आर 10 प्राइजेस एंड 30 ब्लैंक्स। देखो 10 प्राइज है और 30 क्या है, चिट्स ब्लैंक है जिसपे कोई प्राइज नहीं है, तो टोटल कितने हो गए 40, तो 40 टोटल हो गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज, तो 10/40। इतना आसान क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड नहीं है सीबीएसई से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 3 थीटा इक्वल्स टू √3। एक बात बताओ, 10 के अंदर √3 वैल्यू कब होती है, तो 10 3 थीटा इक्वल्स टू 10 60 लिख दोगे आप। 10 की वैल्यू √3 कब होती है 60 पे, तो 3 थीटा इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे 60, तो थीटा इक्वल्स टू क्या लिखोगे 20। आपको पूछा गया θ/2 दैट इज 10 डिग्री, ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा 10 डिग्री। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में क्या है, पहले आप देखो सिमिलैरिटी फॉलो हो रही है। जब भी सिमिलैरिटी फॉलो होती है, पहले ट्राइंगल का नाम आप खुद से डिसाइड करो, दूसरे ट्राइंगल का नाम अपन खुद से फिर बनाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं पहले ट्राइंगल का नाम लिखता हूं, यहां पे मैं क्या लिखता हूं, ट्राइंगल DEF, जैसे है वैसे ही लिखते हैं इसको हम। ये सिमिलर किसके होगा, देखो डी एंगल किसके इक्वल है क्यू के, तो इस ट्राइंगल का क्यू एंगल कहां पे आ रहा है, ये रहा, लेकिन इसको डी के साथ लिखना है, तो डी फर्स्ट लेटर पे आ रहा है, तो क्यू भी कहां आएगा फर्स्ट लेटर, क्योंकि डी इक्वल टू क्यू है। उसके बाद बोला गया आर इक्वल टू ई, ई कौन सी पोजीशन पे है सेकंड, ई अगर सेकंड पे है तो आर भी कहां पे आएगा सेकंड पोजीशन, और लास्ट वर्टेक्स लिख दो पी। अगर मैं इसमें रेशियो ऑफ साइड देखूं तो आप सिंपली एक डायरेक्ट ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे हम। देखो अगर मैं यहां पे पेयरिंग बनाऊं तो डीई अपॉन क्यू आर होना चाहिए, डी अपॉन क्यू आर होना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है पी क्यू आ रहा है, तो इट मींस दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। तो इन सब में सारे ऑप्शन सही हैं, यहां पे डीई अपॉन पी क्यू बन रहा है, जो कि होना चाहिए डीई अपॉन क्यू आर एज पर द सीक्वेंस, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है हमारा, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। आपको पता है ऐसा क्वेश्चन हमारा कहां है, ऐसा हमारा एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन है जिसमें हमारा एक प्रूविंग करते टाइम हमें दे रखा होता है BAC इक्वल टू ADC। आपको पता है यहां पे अगर मैं देखूं तो मैं यहां पे सिमिलैरिटी पहले फॉलो करवा देता हूं। देखो मैं यहां पे ट्राइंगल दो सिमिलर करूंगा, कौन सा, मेरा जो ट्राइंगल है BAC, ध्यान से देखना BAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC। ऐसा क्यों बोला सर आपने, देखो अगर मैं ADC ट्राइंगल नाम लेता हूं तो एंगल C इक्वल टू एंगल C मिल रहा है, और BAC में एंगल A पे 90 बन रहा है, ठीक है, और यहां पे D पे 90 बन रहा है, तो बाय AA दोनों क्या हो गए सिमिलर। अब देखो हमें करस्पॉन्डिंग पार्ट्स वो लेने हैं जिसकी वैल्यू हमें पता है। देखो BA अपॉन AD क्या मुझे लेना चाहिए क्या, BA अपॉन AD दोनों ही वैल्यू पता ही नहीं है सर, कोई बात नहीं, चलो AC सेकंड की दो वर्टेक्स लेते हैं अपन। अगर मैं यहां से लेता हूं AC, तो AC अपॉन DC बन गया। सेकंड टाइम फिर मैं नेक्स्ट क्या लूंगा, फिर मैं नेक्स्ट लूंगा BC, इसकी फर्स्ट और थर्ड वर्टेक्स BC अपॉन AC। अब वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, अब हो जाएगा आपसे। देखो AC की वैल्यू कितनी है, AC इज X अपॉन DC कितना है सर, DC इज 4,
BC कितना है 16, BC देख लो 16 है, और AC कितना है x, तो x स्क्वायर इक्वल टू 64, x इक्वल टू प्लस माइनस 8, लेकिन मैं 80 लिखूंगा, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, किसी भी साइड की लेंथ नेगेटिव हो सकती है क्या? तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। 8 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन हम देखें तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, टू वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल PQR आर दीज, P और Q दे रखा है, देन फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड्स इन द रेशियो 2:1। आपको पता ही होगा सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, ये देखो P हमारा यहां पे है -1,5, Q यहां पे हमारा कितना है 5,2, और बीच में हमारा एक पॉइंट है जो इसको आप कुछ भी नाम ले लो, M ले लो, ठीक है, MP कुछ भी ले लो, MK कुछ भी ले लो। अब ये इसको डिवाइड कर रहा है 2:1 में। M1x2 मीन्स 5 into 2 प्लस M2x1 मीन्स 1 into -1, तो एक तो यहां से वैल्यू आएगी अपॉन 2 + 1, है ना, 2 + 1। नेक्स्ट जो वैल्यू मेरी आ रही है M1y2, तो 2 into 2 प्लस 5 into 1, पहले मल्टीप्लाई होता है उसके बाद वैल्यू एडिशन होती है, तो 2 + 1 बाद में ही हम कर लेंगे ये सारा। तो यहां हो गया 10 - 1 कितना हुआ 9, 9/3, 4 + 5 कितना हुआ 9, 9/3। तो आंसर आपका आ जाएगा 3,3। कौन सा ऑप्शन बन रहा है देखो, ऑप्शन इज सी। आसान है, इजीली समझ में आ चुका होगा, सेक्शन फॉर्मूला लगाया हमने और कुछ नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, cot θ + tan θ इक्वल्स टू, देखो आपको क्या करना है, हमें जो आंसर दे रखा है वो सेक कॉसेक, सेक कॉसेक किसका कन्वर्जन, सेक कॉसेक ऐसा कुछ आ रहा है ना, या साइन आ रहा है, तो हमें इसको पहले साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं, सबसे बढ़िया चीज। तो हम साइन कॉस में चेंज कर लें, तो cot θ + tan θ हम क्या लिखेंगे, कॉस अपॉन साइन। देखो बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा यहां पे आपको चीजें समझने की जरूरत थी। ये सारे क्रैश कोर्स में क्वेश्चन थे हमारे पास, सारे थे, ये जितने भी आप कर रहे हो सारे क्वेश्चन थे हमारे पास। अब एलसीएम ले लो, साइन इंटू कॉस, अब ये साइन कॉस उधर मल्टीप्लाई हो गया तो कॉस स्क्वायर बन गया प्लस साइन स्क्वायर बन गया, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, ऊपर तो आ गया 1, नीचे आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा, साइन अगर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा कॉसेक, और कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा सेक, तो आंसर आ जाएगा कॉसेक सेक, ऑप्शन ए। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला था हमारा, इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो दो तरीके हैं, अगर किसी से फैक्टराइज नहीं होता ही तो आप इसमें वैल्यूज पुट करके भी चेक कर सकते थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। हम यहां पे क्या करेंगे, हम वही तरीका लगाएंगे जो हम अभी तक सीखते हुए आ रहे हैं। कौन सा सर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, 1 into 4 4। अब 4 के ऐसे दो फैक्टर्स करो जिसका प्रोडक्ट होना चाहिए 4 और सम होना चाहिए 3√2। इट मींस मुझे रूट की फॉर्म में फैक्टर्स ब्रेक करने थे, और कौन से रूट की फॉर्म में, √2 की फॉर्म में। तो 2 into √2 into √2, ये मेरे टोटल फैक्टर्स बनते हैं ऐसे। अब मैं पेयरिंग करूं तो 2√2, √2, देखो 2√2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना 4 आ जाएगा, और 2√2 प्लस √2 इज 3√2। तो इसको हम फैक्टराइज कैसे करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 2√2x और माइनस का √2x बन गया माइनस का 3√2, और प्रोडक्ट करते ही वापस से 4 मिल रहा है प्लस का 4, कॉमन जैसे आप लोगे तो x माइनस 2√2 माइनस 1, सॉरी माइनस का √2, x माइनस 2√2, x माइनस 2√2 एंड x माइनस √2। तो फाइनली अगर मैं देखूं तो इसकी वैल्यू आ गई x इक्वल टू 2√2 कॉमा √2। तो दो वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं इसकी बहुत ही आसान तरीके से। तो 2√2 कॉमा √2 इज द करेक्ट ऑप्शन। वैसे आप चाहते तो यहां से ये फैक्टर्स को यूज करके भी आप पता कर सकते थे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है किसी बच्चे से गलती हुई हो, कोई इशू नहीं है, घबराओ मत, अच्छे नंबर आएंगे, डोंट वरी। द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर विच द के निकालना है जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो। इनफाइनाइट मैनी मतलब तीनों रेशियो हम कंपेयर कर लें, तो पहली इक्वेशन के रेशियो लिखते हैं a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। देखो पहले सॉल्व कर लेते हैं हम।
हम एक काम करते हैं, फर्स्ट रेशियो क्यों ले, लास्ट के दो रेशियो कंपेयर कर लें। तो मैं ऐसा लिखता हूं 6/1 इक्वल टू 3/3k, 3 से 3 कैंसिल आउट कर दिया तो 1/k बन गया। 6/1 इक्वल टू 1/k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 6k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1/6। कई बच्चों ने इसको 6 किया होगा, आई नो दैट। हम जल्दबाजी में ऐसी गलतियां करते हैं। हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, सर k इक्वल टू 6 हो रहा है, नहीं हो रहा है, ध्यान से समझो इस चीज को। तो इसकी वैल्यू आ रही है ऑप्शन बी। क्या करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए, आई गेस ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था इसमें हमें सिमिलैरिटी फॉलो करवानी थी। आपको एक चीज बताऊं, एंगल की सिमिलैरिटी सबसे आसान होती है। अगर मैं देखूं यहां पे पूरा एंगल सम प्रॉपर्टी 180 होता है तो ये 22 डिग्री बन गया ना। अगर ये 22 है तो ये 28 बन गया ना। अब क्या करना था, हमें ऐसे लिखना था, ट्राइंगल में सिमिलरिटी अगर एंगल के बेसिस पे हो तो बहुत आसान होता है। एंगल L मैच कर रहा है A से, B M मैच कर रहा है B से, N मैच कर रहा है C से, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हम इसकी रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ले लेंगे। तो LM का रेशियो किसके साथ आएगा, AB के साथ। तो 45/5 इक्वल टू LN का रेशियो आएगा 72/, इसको मान लो x, जो हमें पूछा गया है AC पूछा गया ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई पहले सॉल्व कर लें, 9/1 हो गया, 9/1 इक्वल टू 72/x, तो 9x इक्वल टू 72, x इक्वल टू 8। x की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये हमारी क्रैश कोर्स का सबसे फेमस क्वेश्चन था जो हमने आपको समझाया था, लेकिन कई बच्चों ने इसको लाइट ले लिया था। कोई बात नहीं, अब फिर से देख लो आप। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। क्या इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व नहीं करना था, देखो ध्यान से। x/4 प्लस y/6 इक्वल्स टू 1। वैसे 11th क्लास में हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है विद कॉन्सेप्ट्स, लेकिन यहां 10th के हिसाब से अपन सॉल्व करेंगे। इंटरसेक्ट ऑन x एक्सिस एंड इंटरसेक्ट ऑन y एक्सिस, P एंड Q। देखो P पॉइंट है जो x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है। P पॉइंट कहां इंटरसेक्ट करता है, x एक्सिस पे। Q पॉइंट कहां इंटरसेक्ट करता है, y एक्सिस पे। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है तो ऑन x एक्सिस y इक्वल टू 0, x एक्सिस पे y क्या करोगे 0, तो 0.6 क्या हो गया 0। तो आप ऐसा लिख सकते हो x/4 प्लस 0.6 मतलब 0 इक्वल टू 1। तो x/4 इक्वल टू 1 इंप्लाइज x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। ठीक है, समझ आ गया। तो इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, x एक्सिस पे पॉइंट जो होगा मेरा वो होगा 4,0। दूसरा पॉइंट देखो आप, ऑन y एक्सिस, यहां मैं लिखता हूं ऑन y एक्सिस x इक्वल टू 0। y एक्सिस पे x 0 होता है, y एक्सिस पे कौन 0 होता है, x 0 रखोगे तो आप 0.4 हो गया 0 प्लस y/6 इक्वल टू 1। तो y/6 इक्वल टू 1 इंप्लाइज y इक्वल टू 6। यहां पे y इक्वल टू 6 आ गया। अब ध्यान से समझना, ये मेरा पॉइंट है Q, तो ये हो गया 0,6। अब मुझे इसका निकालना है मिड पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। मान लो तो मिड पॉइंट आपको पता है x1 प्लस x2/2, तो 4 प्लस 0 4/2 इज 2, 0 प्लस 6/2 इज 3। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैंने बोला था तब भी आपको, जिन्होंने क्रैश कोर्स का कंटेंट देखा था उनको आइडिया है इस चीज का। तो 2,3 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा था ट्रिकी, नो डाउट ये क्वेश्चन ट्रिकी था। एक क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा था, ट्रिकी था। ठीक है, ये भी देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बाकी ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा टिपिकल नहीं थे, लेकिन ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 8 इज द x इक्वल टू एलसीएम किसका है 4, 6, 8। देखो मैं फैक्टर्स की फॉर्म में लिखूंगा, ज्यादा आसान रहेगा मेरे लिए। x इक्वल टू हो गया एलसीएम जो इसका होगा वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, एलसीएम 4, 6 और 8 का एलसीएम होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 ट्रिपल टाइम्स 2 इंटू 3। ठीक है, y इज द एलसीएम ऑफ, y इक्वल टू क्या है एलसीएम ऑफ
इसका 357, तीनों प्राइम नंबर है तो तीनों का प्रोडक्ट ही होगा। तो y क्या हो गया 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब मुझे बोला गया है कि p इज द एलसीएम ऑफ x एंड y, p जो वो x और y का एलसीएम है, तो p की वैल्यू मैं निकालता हूं। देखो ये तीनों नंबर तो आएंगे, पहले ऊपर का नंबर देख लेते हैं। एलसीएम क्या बोलता है कि दोनों नंबर्स में कौन सा नंबर ज्यादा रिपीट हो रहा है और सारे नंबर कवर करने हैं। ऊपर 2 2 बार है, नीचे 0 बार है, तो 2 बार आएगा, तीनों बार आएगा, सॉरी 3 बार। ऊपर 3 एक बार, नीचे भी एक बार, 5 एक बार, 7 एक बार, ये मेरा एलसीएम हो गया, ठीक है। अब आप एक चीज समझो, मुझे जो आंसर देना है वो या तो p इक्वल टू एक्स वाई की फॉर्म में देना है, p इक्वल टू समथिंग इंटू वाई, p इक्वल टू समथिंग इंटू एक्स। मैं अगर देखूं तो मुझे ये नजर आ रहा है x है, तो p इक्वल टू एक्स इंटू 35 हुआ कि नहीं हुआ, तो p इक्वल टू 35x हुआ कि नहीं हुआ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आज तक का सबसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछा गया आपसे। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज पूछ ली गई और सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए इस क्वेश्चन में। समझ में आया अच्छे से? इस क्वेश्चन को देखो, कुछ भी नहीं था इसमें, तो इसमें इक्वलिटी करते आप एलसीएम नहीं लेना था। अरे सर एलसीएम ले लिया हमने, नहीं लेना था। आप इस वैल्यू को उधर ले जाते तो 3/x हो जाता, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 हो जाता, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 6 हो जाता। यही तो आंसर निकालना था। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख लेना, आपको हम समझा देंगे कमेंट बॉक्स में, या फिर आप हमें व्हाट्सएप लिंक पे मैसेज भी कर सकते हो। वैसे सारे क्वेश्चन वेरीफाइड आंसर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हम, बट हो सकता है फिर भी कहीं लिखते टाइम जैसे हमारे पास कई बार हो जाता है कि हम वैल्यू कुछ लिख रहे हैं, वैल्यू गलत सब्स्टिट्यूट कर ली, तो हो सकता है वो माइनर मिस्टेक हो जाए, तो आप प्लीज उसको नोटिफाई करवा देना, हम आपको उसको करेक्ट करके बता देंगे, ठीक है। वैसे ऐसा कुछ होगा नहीं, बट फिर भी देख लेना। चलिए ये जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमारे पास वैल्यू क्या है इसके अंदर, हमें देखा है पूरा एंगल 80 है। अगर ये 80 है तो यहां से यहां तक 40 हो गया, और ये भी कितना हो गया 40 हो गया, तो उस हिसाब से ये 90 हो गया, तो ये 50 हो गया, और ये भी 50 हो गया। अब देखो कौन सा एंगल पूछा गया है, हमसे पूछा गया POA 50, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा ये बोल रहा है कि हमारे पास जब एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाई जाती है तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती है। बिल्कुल सही बात है। देखो एक सर्कल है हमारे पास, ये एक्सटीरियर पॉइंट है, ठीक है, तो ये सेंटर है। अगर मैं इस सेंटर को एक्सटीरियर पॉइंट से ज्वाइन करूं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है कि नहीं होता है, सेंटर पे दोनों टेंजेंट इक्वल एंगल बनाती है। तो ये स्टेटमेंट तो मेरा क्या था, ट्रू। ये स्टेटमेंट मेरा था ट्रू, ठीक है। अब ये बात बताऊं मैं आपको, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस, ये तो हमारा क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन है ना हमारा एनसीईआरटी का, ये क्वेश्चन ही है सर, 11th क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है ही है, लेकिन इसका कनेक्शन इससे है क्या, कोई कनेक्शन नहीं है इसका कोई कनेक्शन नहीं होने वाला है इससे, कोई मीनिंगफुल इसका कनेक्शन नहीं है। ये अपनी अलग कहानी चला रहा है, ये अपनी अलग चला रहा है। तो बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन बी सही होगा इसका। अगर मैं ये क्वेश्चन देखूं, ये बहुत ही बच्चों को कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। देखो वैसे क्वेश्चन में कुछ नहीं था, अ लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, एक वॉल हो गई, इस वॉल पे लैडर लगा रखी है आपने, ये लैडर हो गई हमारी, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गई, ये वॉल हो गई हमारी, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, द डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल, ठीक है, ए 6 मीटर फ्रॉम द वॉल, जो हमारी लैडर है वो 6 मीटर दूर है, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ वॉल इज अप टू विच द लैडर रीचेज इज 8 मीटर, ये आपको वॉल की हाइट दे रखी है 8 मीटर। अरे पाइथागोरस ट्रिपलेट से आप ये 10 मीटर निकाल दोगे, तो ये बोल रहा है कि देन द लेंथ ऑफ लैडर इज 10, बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट इज ट्रू, लेकिन द लैडर मेक्स एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। चेक कर लो एक बार 60 डिग्री एंगल बनाएगी क्या, किसी केस में नहीं बना सकती। देखो अगर आप 60 डिग्री एंगल चेक करना चाहते हो, मान लो इसको थीटा ले लो, तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये तो 4/3 आ गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अरे 60 डिग्री पे वैल्यू क्या आती है, √3 आती है, √3 आ रही है क्या यहां से, तो ये तो फॉल्स हो गया स्टेटमेंट, ये क्या हो गया फॉल्स। तो ओनली ए ट्रू, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ऑप्शन सी होना चाहिए था इसका, ए ट्रू आर फॉल्स, ऑप्शन सी होना चाहिए। यहां कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि यहां पे डिफरेंट एंगल बन सकते हैं। आप कैसे बता सकते हो 60 डिग्री बनेगा, देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, बट 60 इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, स्पेसिफिक डिफाइन नहीं कर सकते आप। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला था हमारा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन हमने करवाया भी था हमारे क्रैश कोर्स में। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, देखो इसी टाइप का स्क्वायरिंग कर दोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दूं, ऐसे इधर ही कर देता हूं मैं। अगर मैं इसका स्क्वायरिंग यहां कर दूं, इधर स्क्वायरिंग और इधर भी स्क्वायरिंग, तो फाइनली मेरे पास वैल्यू क्या आती, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको पता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि टेन का इनवर्स कॉट होता है, कॉट का इनवर्स टेन होता है, इक्वल टू 36 हो गया ये। अगर मैं इसको देखूं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा 2, है ना। तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 36 माइनस 2 इक्वल टू 34। ये किसकी वैल्यू आ रही है, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 34 आ रहा है। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू रिप्लेस करानी है यहां पे। कहां रिप्लेस करानी थी, यहां पे। आपको यहां वैल्यू रिप्लेस करानी थी इस पूरे की, तो 34 माइनस 4 इज 30। तो इसका ऑप्शन आंसर सही आता 30। 30 इज द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 4, उसकी वैल्यू 30 आ जाती। क्लियर, क्या करना है जल्दी से, अभी रुको एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज द रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल और इक्वल रूट्स का मतलब पता है आपको क्या होता है, d इक्वल टू 0। d इक्वल टू 0 मतलब कि b स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा। इट मींस b की वैल्यू क्या है, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। देखो ये सारे क्वेश्चन अभी तक बहुत आसान चल रहे हैं। k स्क्वायर माइनस 36 हो गया, सॉरी 16 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया, तो इंप्लाइज k इक्वल टू k स्क्वायर इक्वल टू 16। तो आपको पता चल ही गया होगा कि k की वैल्यू क्या आएगी सर, अब पता चल गया होगा कि वैल्यू यहाँ पे 16 आ गई। तो मैं k की वैल्यू लिख देता हूँ प्लस माइनस 4 ताकि आपको आइडिया रहे। ठीक है, एक बार मैं वैल्यू लिख लेता हूँ, फिर आप इसको आराम से प्लस माइनस 4। क्लियर है, ये हमारा आंसर आ चुका है। सेकेंड ऑप्शन जो था वो और भी आसान था, लेकिन मेरा मानना यही है फर्स्ट ऑप्शन करना अच्छा था। इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो यहां पे देखो अल्फा पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा पावर 4, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा। इसको मैं अगर लिखना चाहूं सिस्टमेटिक तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, अल्फा बीटा का होल क्यूब ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि यहां पे लिखा है अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। अब देखो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी मतलब कि माइनस ऑफ माइनस 5, ए की वैल्यू 1 है तो ये 1 ही लिख लो। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अल्फा इंटू बीटा जो हमारा c बाय ए है, c मीन्स 3 बाय ए मीन्स 1 ही हो गया। तो यहां पे हम वैल्यू पुट करते हैं, तो 3 का क्यूब इंटू 5, तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 3 क्यूब इज 27, 9 3 27 इंटू 5 कितना हुआ, 135 इज द आंसर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से देखना क्योंकि आसान क्वेश्चन था। हमें क्या दे रखा है, ये हमारी फिर से क्रैश कोर्स में ऐसे क्वेश्चन हमने प्रोबेबिलिटी में डिस्कस किए थे, बहुत क्वेश्चन आपको वैसे मिले हैं। बेसिकली अगर राजस्थान रीजन की बात छोड़ दूं मैं, तो बाकी रीजन में वो सारे क्वेश्चन मिले जो हमारा क्रैश कोर्स था। पूरा क्रैश कोर्स ही आपको प्रिंटेड है, ये मान लो आप। ठीक है, आगे देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर ऑफ द टेस्ट इज x बाय 12। प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर हमारे पास है x बाय 12। अगर मैं देखूं नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर कितना है, 5 बाय 6। हमारे पास दे रखा है जो क्वेश्चन में, वो दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट करेक्ट आंसर इज 5 बाय 6। इसका मतलब 6 में से आप 5 आंसर इनकरेक्ट देते हो। नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट, तो करेक्ट देने के चांसेस क्या होंगे, या तो आप इसको 1 में से माइनस करा दो, या फिर आप डायरेक्टली बता सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो करेक्ट आंसर होगी वो क्या होगी, 1 बाय 6, क्योंकि आप 5 गलत आंसर देते हो 6 में से, तो सही कितने दोगे, एक आंसर। अब ये भी करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी, ये भी करेक्ट, अब कंपेयर हो जाएंगी दोनों। तो मैं क्या बोलूंगा, x बाय 12 इक्वल्स टू 1 बाय 6, तो 6x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 2। क्लियर, ऐसे होगा ये क्वेश्चन। आगे देखो, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। ये तो आप एनसीईआरटी क्वेश्चन था, मैं डायरेक्टली समझा देता हूं। इसमें वही क्वेश्चन था, आई गेस 5th क्वेश्चन है 10.2 का। एक सर्कल है जिसका डायमीटर है, इस डायमीटर में हमने टेंजेंट बना दी दो।
हमें प्रूव करना है कि ये दोनों क्या होंगी, पैरेलल। आपको ये प्रूव करना था। आपको पता है ये टेंजेंट 90 डिग्री एंगल बनाती है, ये भी 90 बनाती है। तो हम क्या बोलते हैं, एज जैसे ये ए बी एक टेंजेंट हो गई, ये सी डी हो गई, ये ओ हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। तो आपको ये बताना था एज एंगल ओ पी बी प्लस ओ क्यू डी, ओ पी बी और ओ क्यू डी इन दोनों का सम 180 डिग्री हो रहा है। तो ये किस टाइप के एंगल को शो कर रहा है, इट शोज अ पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल, या फिर आप चाहो तो ऑल्टरनेट इंटीरियर भी ले लेते। तो अगर जब भी दो लाइंस ऐसे एंगल को शो करते देन लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, वो थ्योरम आप ये क्वेश्चन की थ्योरम्स वगैरह थ्योरम 10.1 लगा के इसको प्रूव कर सकते थे। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की थोड़ी कैलकुलेशन जो है लेंदी थी, इसलिए हम टाइम ज्यादा फर्स्ट वाले पार्ट में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट आपका नहीं करेंगे। आपको डायरेक्टली इसके फैक्टर्स वगैरह डायरेक्ट बता देंगे। देखो स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ। देखो स्मॉलेस्ट नंबर मतलब कि हम निकालेंगे यहाँ पे एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। देखो फर्स्ट पार्ट आसान था लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बट ये भी आपको बताएंगे कैसे होगा। ठीक है, कंफ्यूजिंग था लेकिन फर्स्ट पार्ट वाज इजी। क्या होगा, एलसीएम निकालेंगे हम इसमें। क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालना था आपको। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, देखो एलसीएम निकालना है। पहले तो इसके फैक्टर्स करते हैं। देखो ए पार्ट बता रहा हूं मैं, 644 के हमने फैक्टर्स पहले से निकाल रखे हैं, तो हम वो फैक्टर्स आपको डायरेक्टली लिख लेते हैं। तो 2 इंटू 7 इंटू 23 ये हमारे फैक्टर्स थे। ठीक है, और 462 के जो फैक्टर्स थे वो थे 2 इंटू देन 3 इंटू 7 इंटू 11। ठीक है, अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो आपको पता ही है हम एलसीएम में क्या करते हैं, 2 को हम दो बार, मैक्सिमम 2 दो बार आ रहा है दोनों में मिला के, 3 एक बार आ रहा है तो एक बार ले लो, 7 एक बार आ रहा है एक बार ले लो, 11 एक बार ले लो, 23 एक बार ले लो। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, 2 दो बार, 3 एक बार, 7 एक बार, 11 एक बार, 23 आ गया। तो इसका फाइनली आ रहा है 21,252 इज द करेक्ट आंसर। जो सेकंड पार्ट था वो आपको हम समझाते हैं इजीएस्ट वे में। देखो सेकंड पार्ट जो था जिस बच्चे ने किया है थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन था, ये बात आपको माननी पड़ेगी। देखो दो नंबर से रेशियोज में है, लेट टू नंबर्स आर ए एंड बी। मान लो दो नंबर है ए और बी। अब ये दोनों नंबर का रेशियो ए रेशियो बी कितना है, वो रेशियो 5। अगर दो वैल्यू रेशियो में है तो उसको हम x से मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, नंबर फाइंड कर लेते हैं। तो a क्या हो गया 4x और b क्या हो गया 5x। देखो यहां पे मुझे एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ कितना है 11। देखो बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, एचसीएफ दे रखा है 11। एचसीएफ किसका है, ये दो नंबर का ही तो एचसीएफ है। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 11 है। ठीक है, अगर मैं यहां से एचसीएफ निकालना चाहूं इन दोनों नंबर से, वैसे तो मुझे 11 दे रखा है, मैं यहां से निकालना चाहूं तो क्या आएगा, एचसीएफ इज द कॉमन फैक्टर इन बोथ। दोनों में कॉमन फैक्टर होता है क्या, 4 और 5 कॉमन होते हैं क्या, नहीं है। दोनों में कॉमन क्या है, x। लेकिन मुझे क्वेश्चन में दे रखा है दोनों का एचसीएफ कितना है 11, तो x इक्वल टू कितना हो गया 11। बहुत आसान क्वेश्चन था अगर आपको आता था तो x की वैल्यू 11 हो गई, तो a कितना हो गया मेरा, a हो गया 4 इंटू 11 और b कितना हो गया मेरा 4 इंटू 5 इंटू 11, सॉरी क्या हो गया 5 इंटू 11। अब एलसीएम क्या होगा मेरा, एलसीएम हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 11। देखो 4 अलग वैल्यू होगी ऊपर, 5 अलग वैल्यू होगी नीचे, और दोनों में 11 कर दो। या तो आप अगर बोलोगे नहीं सर फैक्टराइज करो उसको तो भी कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो 2 इंटू 2 इंटू 11 हुआ, 2 दो बार लोगे, 5 एक बार लोगे, 11 एक बार लोगे, है ना। तो ये 20 इंटू 11, 220 आपका यहां से आंसर जनरेट होता, जो कि आपसे पूछा गया है। क्लियर, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा है। अब क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या दे रखा है, ऑल फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड्स आर रिमूव्ड। देखो सारे फेस कार्ड रिमूव हुए हैं, किसके, स्पेड के। स्पेड के फेस कार्ड रिमूव हुए, तो ऑल फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड आर रिमूव्ड। जितने फेस कार्ड्स थे स्पेड के फेस कार्ड कितने होते हैं, 3। स्पेड आपको बताइए, इस कार्ड के, ये ब्लैक कलर में होता है वैसे भी, इस कार्ड के 3 कार्ड रिमूव हुए हैं। कौन से, फेस कार्ड, मतलब कि जैक, क्वीन एंड किंग, ये 3 रिमूव हुए फ्रॉम 52। तो रेस्ट कार्ड कितने हो गए, रेस्ट कार्ड्स
हो गए हमारे 52 माइनस 3 49। ठीक है, अब क्या बोला गया क्वेश्चन में, पूछते हैं क्वेश्चन में, पढ़ते हैं अब हम। एंड द रिमेनिंग पैक इज शफल्ड, अच्छे शफल कर दिया आपने, बहुत अच्छी बात है। अ कार्ड इज देन ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, रिमेनिंग कार्ड्स में से आपने कार्ड निकाला, मतलब टोटल आउटकम्स तो आपके क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए देखते हैं हम। तो टोटल आउटकम्स तो आपको डिनोमिनेटर में क्या आएंगे, 49 आएंगे। अब फेस कार्ड, अब फेस कार्ड अब कितने बचे हैं, देखो 3 फेस कार्ड आपने निकाल दिए, तो बच्चे कितने फेस कार्ड, फेस कार्ड आपके पास बच रहे हैं अब आपके पास फेस कार्ड जो बच रहे हैं दैट आर 9, क्योंकि वो क्लब, हार्ट और डायमंड के हैं। ठीक है, तो यहां से कैंसिल आउट हो ही नहीं सकता, बिकॉज 7 से 49 होता है, तो आपका आंसर होगा 9/49। ऑप्शन जो बी था, इस क्वेश्चन को देखें हम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस और जैक, अब एस और जैक चाहिए, एस तो अभी भी 4 ही हैं, लेकिन जैक अब मेरे हो गए 3, तो 4 + 3 कितना हो गया, 7/49, 7/49, 1/7। क्लियर है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि आप ये समझोगे कि स्पेड्स आर रिमूव्ड, सारे स्पेड कार्ड रिमूव हो गए, लेकिन ऑल फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड आर रिमूव्ड, सारे फेस कार्ड रिमूव हैं स्पेड के, तो 3 ही कार्ड रिमूव है ना एक तरह से, तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। चलिए तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था इसका। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि सर आप हमें थोड़ा सा इसकी, हमारी कुछ डिफरेंट सेट है, बेसिक स्टैंडर्ड जो भी है आपका, अगर आप चाहते हो उसके आंसर की अपलोड करनी है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप प्रॉपरली स्कैन्ड फोटोज सेंड कर देना, लिंक भी दे रखा है इस चैनल पे व्हाट्सएप का, तो आप वहां पे शेयर कर दीजिए, तो आपको आंसर की मिल जाएगी। देखो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर पी बी इज द टेंजेंट टू द सर्किल विद सेंटर ओ टू बी, तो देखो बी पॉइंट पे टेंजेंट है, ठीक है, पी बी इज द टेंजेंट, सेंटर ओ है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बी है, ए बी इज द कॉमन कॉर्ड, ए बी इज द कॉर्ड, इस कॉर्ड की लेंथ हमारे पास कितनी है, ए बी की लेंथ दे रखी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे दे रखी है डिस्टेंस, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, देखो इसकी रेडियस होगी 5, अगर ये पूरी 24 है तो ये होगी 12, क्यों होगी, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो हम लिखेंगे ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, 9th क्लास की थ्योरम, देन ए एम इक्वस टू एम बी इक्वस टू कितनी हो गई 12। अब हमने ये बोल दिया, अब हम क्या बोल रहे हैं, ज्वाइन कर दो, किसको ज्वाइन कर दो, ओबी को, ओबी को आपने ज्वाइन कर दिया। देखो अगर आप ये स्टेप्स करते हो तो इसके भी नंबर मिलते हैं बोर्ड में, है ना, अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। तो हम इन ट्राइंगल बात कर लेंगे, किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ एम बी, ओ एम बी में अगर मैं बात करूं तो आपको ये जो ओ बी की वैल्यू आएगी, ओ बी मेरी हाइपोटेनियस है, तो ओ बी की वैल्यू जो आएगी मेरी 13 आएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ओ एम स्क्वायर आप ऐसा कर लेना, ओ बी स्क्वायर इक्वस टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, ठीक है, तो 25 प्लस 144 169 दैट इज 13 सेंटीमीटर ये आ गया, ठीक है, ये आ गया 13। आपको पता है ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बना रही है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है, तो मैं राइट एंगल ट्राइंगल ये ले लेता हूं, देखो अब आपको क्लियरिटी आ जाएगी, ये हो गया पी पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट पे 90 और ये ओ पॉइंट हो गया, ठीक है, या इसको ओ यहां लिखो, ओ यहां लिखो, दूर नहीं है ये पॉइंट, ठीक है, तो एक काम करो इसको आप ऐसे बना दो, ये ओ पॉइंट लिखो सर यहाँ पे, ये लिखो ओ, ये लिखो बी और ये लिखो पी, ठीक है। अब तो ओ बी की वैल्यू कितनी है, ओ बी मेरी आ गई 13, अब ये बोल रहे हैं कि पी बी ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ओपी, ये 20 है, तो मुझे क्या निकालनी है, ओपी, ओपी को मान लेता हूं एक्स, तो देखो यहां से इन ट्राइंगल ओ बी पी अगर मैं देखूं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 20 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 प्लस 169 और ये हो जाएगा रूट ऑफ 569। देखो x की वैल्यू आ जाएगी, ये एक्स स्क्वायर था, आपको पता है 569 जो है वो 576 के स्क्वायर से छोटा होता है ना, 576 से छोटा होता है, 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का, तो ये 23.85 के अप्रोक्सीमेट आएगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से,
तो हम आपको अप्रॉक्सीमेट आंसर बता रहे हैं, किसने 23.8 भी लिखा होगा तो भी एक्सेप्टेबल है, बट एग्जैक्ट आंसर 23.85 सेंटीमीटर आएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखो 3 नंबर में ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड नहीं थे सीबीएसई से, इतने आसान क्वेश्चन है। अगर आप दूसरे सेट में क्वेश्चंस देखोगे बहुत डिफिकल्ट है। लेंथ ऑफ माइनर करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, देखो आपके पास एक सर्किल है, इस सर्किल के अंदर इस सेगमेंट की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। आपको बताइए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये सेंटर हो गया, ये थीटा आपको दे रखा था 90 डिग्री, थीटा था आपका 90 डिग्री, आर आपका जो था आर वॉज 10। बहुत ही इजी कैलकुलेशन दे रखी थी आपको ताकि इजीली आप सॉल्व कर लो, ठीक है। अब देखो एरिया और पाई की वैल्यू 3.14 ले लेंगे हम, ठीक है। एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, किसने स्टेटमेंट में लिखा होगा ना उसको ही नंबर मिलते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा, ओ ए बी नाम दे दो इसको आप, जो भी आपने नाम दिया होगा वो चल जाएगा, ओ ए बी। आपको पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ओ ए बी, क्योंकि ये 10 और ये 90 डिग्री, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दू यहाँ पे, तो हाफ इंटू आर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे मेरा एंगल कितना रहा है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब कि 10 स्क्वायर कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, या आर स्क्वायर कर दो एक बार, 10 स्क्वायर अगली बार कर देंगे, ठीक है। एक काम करते हैं आर स्क्वायर कर देते हैं, ये माइनस में है वैल्यू, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 100 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 10, 100 का हाफ हो जाएगा 50, ठीक है। इसको मैं देखूं तो 1/4 इंटू 314 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि 100 इंटू 3.14 314 हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे, फिर डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 78.5 आ जाएगा, माइनस 50 आ जाएगा, दैट विल बी 28.5 और आंसर हमारा आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर है, ये आसान सा क्वेश्चन था, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके बहुत ही आसान थे। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, आपको पता होगा, जल्दी से मैं इसको बताता हूं कैसे। आप पहले लिखो लेट स्टेटमेंट, लेट द गिवन इज नंबर इज अ रैशनल नंबर, फिर क्या करोगे 5√3 + 2/3 इक्वल्स टू p/q वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स लिखना था। उसके बाद क्या करना था, हमें 5√3 को इधर रखना था क्योंकि √3 इज इरेशनल, हमें √3 को लेफ्ट में रखना है तो इसलिए उसके रिलेटेड पार्ट लेफ्ट में रखेंगे। इधर कर दो p/q माइनस 2/3, चाहो तो एलसीएम ले लो, आपकी चॉइस है, तो 3q मैंने एलसीएम ले लिया तो 3p माइनस 2q ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। 3p माइनस 2q हो गया, 3q एलसीएम हो गया, 3 इधर 3p माइनस 2q हो गया, ये हो गया 5√3। फिर क्या करोगे √3 इक्वल्स टू 3p माइनस 2q अपॉन 3q और 5 भी नीचे आ जाएगा तो 15q हो गया। तो अपन फिर क्या लिखेंगे, एज लेफ्ट हैंड साइड शोज इरेशनल एंड राइट हैंड साइड शोज रैशनल एंड वी नो दैट रैशनल इज नॉट इक्वल्स टू इरेशनल, हेंस आवर assumption is wrong, statement is contradict, given number is an irrational number। इस तरीके से क्वेश्चन होगा, बहुत आसान था, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि डिटेल में ज्यादा नहीं समझा रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा हमें। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। वैसे मैंने पूरी कोशिश की आपको डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन कैसे होता है वो समझा दिया है, मेन कॉन्सेप्ट यहां से, ये जिसका सही होगा वो सही कर गया, मतलब स्टेटमेंट की बात होती है, बाकी तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन थे ये दोनों आसान थे, लेकिन सेकेंड पार्ट वॉज क्वाइट इजी। फर्स्ट पार्ट में आपको बताइए, इसमें रेशनलाइज करते हैं दोनों पार्ट को, तो ए पार्ट बताया तो मैं पहले, इसमें हमें रेशनलाइज करना होता है, ये हमने क्रैश कोर्स वाले क्वेश्चंस में ऐड किया था, बच्चों ने देखा होगा, उनको पता होगा। sec a माइनस 1 अपॉन sec a प्लस 1, इसको ऊपर नीचे sec a प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपको पता ही होगा। जो डिनोमिनेटर है उसकी सॉरी अपोजिट वैल्यू माइनस से, नीचे प्लस है ना तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, sec a माइनस 1, और इधर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट ऑफ कंप्लीट रूट ऑफ sec a प्लस 1 ऊपर है, नीचे है माइनस इस बार, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे प्लस से, क्योंकि नीचे हम बनाते हैं कॉन्जुगेट, है ना, प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा sec a प्लस 1
ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, रूट कहाँ से आ गया, रूट तो ऑलरेडी है ही ना उसमें, sec a प्लस 1। ठीक है, अब क्या करना था, हमें इस पार्ट को ऊपर रूट अलग ब्रेक करना था, नीचे अलग। तो ऊपर अगर मैं रूट अलग से दे दूं, ऊपर नीचे रूट अलग से ब्रेक कर दूं, तो ये हो जाएगा sec a माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1 प्लस रूट ऑफ sec a प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम ब्रैकेट मल्टीप्लाई होती है होल स्क्वायर बन जाता है, और नीचे बन गया sec स्क्वायर a माइनस 1। देखो, आप अगर इस चीज को देखो, नोट करो, तो आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा कि सर अगर हम इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो डिनोमिनेटर में ऊपर से तो रूट हट जाएगा, होल स्क्वायर और रूट हट जाएगा, तो ऊपर तो आ जाएगा sec a माइनस 1। अब रूट ऑफ sec स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर, तो रूट ऑफ टेन स्क्वायर लिख दो नीचे, टेन स्क्वायर है। ठीक है, इधर प्लस में आ जाएगा sec a प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ टेन स्क्वायर, यहां पे भी आ जाएगा, और यहां जो वैल्यू बनेगी, अब जो वैल्यू बनेगी नीचे आ जाएगा टेन ए, रूट हटा दो तो टेन ए बन जाएगा, एक तरह से ये रूट हट जाएगा, टेन ए बन जाएगा, तो दोनों का एलसीएम टेन ए ले लूं मैं डायरेक्ट कर रहा हूं एक स्टेप, तो यहां हो जाएगा sec a माइनस 1 प्लस sec a प्लस 1, इसकी वैल्यू अगर मैं देखूं माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 sec a अपॉन टेन ए, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते आप, तो 2 sec a नीचे आ जाता तो cos a बन जाता, और ये बन जाता क्या, साइन अपॉन कॉस, ऊपर से आ जाता कॉस, ये चला जाता साइन अपॉन कॉस, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो जाता, तो 2 अपॉन साइन ए इज 2 कॉस ए के। तो आसान क्वेश्चन था ये भी, इससे आसान था सेकंड पार्ट। मेरा सजेशन था कि अगर किसी बच्चे ने सेकंड पार्ट किया वो ज्यादा आसान होता, ये हमने हमारे क्रैश कोर्स में क्वेश्चन करवाया था, जिन्होंने देखा होगा उनको आइडिया होगा। देखो, दोनों पे एलसीएम ले लो, पहले इधर भी एलसीएम लो, इधर भी एलसीएम लो, तो फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम लेते क्या बन जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम लेते बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, इनटू उधर बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। अब क्या करना था, अब आपको क्या करना था, इसमें ऊपर साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर, बस राइट हैंड साइड को सॉल्व करने में दिक्कत हुई होगी नो डाउट, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी इनटू मल्टीप्लाइड विथ कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। देखो, एक साइन ए इससे उड़ा, एक साइन ए ये गया, एक कॉस स्क्वायर इस कॉस से गया, तो ये बन गया साइन ए इंटू कॉस ए। ये तो हमारी सॉल्व हुई थी क्या, एलएचएस। अब किसको सॉल्व करोगे, आरएचएस को, ये ऑप्शन था हमारा बी पार्ट। ठीक है, आरएचएस सॉल्व कर ले, तो आरएचएस में देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 1 अपॉन 10 को मैंने कन्वर्ट किया साइन अपॉन कॉस, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे तो साइन ए कॉस ए बन जाएगा, 1 तो ऊपर रहने दो, ये मेन डिनोमिनेटर है, यहां बन जाएगा एलसीएम लेते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। नेक्स्ट स्टेप में साइन ए कॉस से चला जाता है ऊपर, ठीक है, कहा जाता, साइन ए कॉस से जाता ऊपर, और डिनोमिनेटर बच जाता 1। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये जो वैल्यू है मेरी, ये वैल्यू मेरी जनरेट करती 1, और ये वैल्यू चली जाती मेरी ऊपर। क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो ये ऊपर आ गए और ये इक्वल हो गए दोनों। अच्छे से समझ आ चुका होगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत आसान था, इजी था, अच्छा था। देखो, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी, देखो ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, पी इज द मिड पॉइंट। ठीक है, पी जो इसका है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है मतलब इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, वही मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस y1 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब देखो, इस पॉइंट की वैल्यू क्या है 3,4, और इसकी वैल्यू क्या है k,6, और ये दोनों किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो देखो, इसमें हम क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट, तो एज p इज मिड पॉइंट, अगर p मिड पॉइंट है
तो हम क्या बोलेंगे, जो मिड पॉइंट है x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट क्या जनरेट होगा यहाँ से, 3 प्लस के अपॉन 2 कॉमा 4 प्लस 6 अपॉन 2। अब ये तो सॉल्व करने से रहा, इसको तो एज इट इज लिख लो, और इसकी वैल्यू जो है हमारे पास ये आ जाएगी कितनी, 10 अपॉन 2 इज 5। अब इसको पुट करा दो किसमें, इस इक्वेशन में, x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0 में, ठीक है। इसमें पुट कराओगे तो क्या होगा, 3 प्लस के अपॉन 2 प्लस का 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये 5 और माइनस 10 कितना हो गया, माइनस का 5 उधर जाएगा, प्लस का 5 बन जाएगा, और इधर लिख दो 3 प्लस के अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 प्लस के इक्वल्स टू 10, के इक्वल्स टू 7। ये आपका आंसर आ गया, एक बार इसको अच्छे से चेक करो, ठीक है। अच्छे से आ चुका होगा ये आंसर आपका, आई होप समझ में आ चुका होगा आपका आंसर ये, ठीक है ना। चलिए, तो फिर हम इसमें देखते हैं सेकंड जो पार्ट था, ये पार्ट ज़्यादा आसान था। ये हमने बोला भी था कि बेसिक में मिलना चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड मिल गया, देखो कितनी अच्छी बात है। एक लाइन सेगमेंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये लाइन सेगमेंट ए पॉइंट हो गया मेरा -2,2, ठीक है, और बी पॉइंट हो गया मेरा कितना, 2,8। अब मुझे क्या करना है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 3 बार ब्रेक करेंगे इसको, पी क्यू आर, जो कि इसको किस में डिवाइड करते हैं, 1:1:1, 4 इक्वल पार्ट्स में हो गए। इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हो ज़्यादा आसान होता, तो मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। अगर आप पहले Q को मिड पॉइंट लेते तो पहले Q का पॉइंट आता, वो आता मिड पॉइंट फॉर्मूला ऑफ A एंड B, तो -2 + 2 0, 0.20 हो जाता, 4 + 10 + 8 हो जाता, 10 + 2 10, सॉरी 5 + 2 + 8 10, 2 + 8 10, 10/2 इज 5। P पॉइंट जो मेरा में निकलता, P पॉइंट निकालता मैं A और Q की हेल्प से, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ, तो 0 प्लस ये -1 बन जाता, और ये 7/2 बन जाता, ठीक है। ऐसे ही मैं R पॉइंट निकालता, तो मैं ऐसे निकालता, R पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड B, सॉरी Q एंड B, QB का मिड पॉइंट हो जाता, ठीक है। QB का मिड पॉइंट कौन होता, R, तो यहां से अगर मैं ऐड करता तो 2/1 हो जाता, 8 + 5 13, 13/2 हो जाता। तो ये वैल्यू मेरी जनरेट हो क्या थी, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वेरीफाई कर लो अपने आंसर्स। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं पूरा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, बट मैं चाहता हूं आपको इसका हिंट दे दूं, जिसने स्टेटमेंट बनाया होगा उसका आंसर वैसे वेरीफाई होकर आ जाएगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर लेना, अपने आंसर ड्रॉप कर लेना, सर ये आ रहा है, मैं वेरीफाई कर लूंगा उसको, ठीक है। अ सॉलिड टॉय इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। हेमिस्फेयर के ऊपर क्या है, राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। देखो ये h है मेरे पास 2 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये कोन हमारा यहाँ पे हम अलग से बना देते हैं, ठीक है। इसकी हाइट है हमारे पास 2, h हो गया 2। आगे देखते हैं, एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4। डायमीटर मेरे पास 4 है, डायमीटर हमारे पास है 4, तो रेडियस r कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी हमारी 2, r इक्वल्स टू हो गया 2, ठीक है, r इज 2, यहां से यहां तक भी r हो जाएगा 2, ठीक है, ये भी रेडियस हो जाएगी 2। अब बात करते हैं हम आगे, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ टॉय। वॉल्यूम ऑफ टॉय तो आपको पता चल ही गया होगा। देखो एक चीज आपको बताऊं, बहुत अच्छी चीज, आपको एक चीज नोट करनी है, h इक्वल्स टू आपका बन गया है क्या, r, जो कि है 2। इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे तो वॉल्यूम बहुत इजीली निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखो आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन, देखो वॉल्यूम ऑफ टॉय जो हमारा है, वॉल्यूम ऑफ टॉय जो है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज 1/3 पाई r² h, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर दैट इज 2/3 पाई r³। आपको पता है r इक्वल्स टू h है। ऐसा मैं क्यों करवा रहा हूं आपसे, सुन लो अच्छे से। आप यहां पे रखोगे 1/3 पाई r² और h की जगह रख दो r। क्यों कर रहे हो सर आप ऐसा, उसका रीजन समझो। देखो आपको यहां भी मिल गया पाई r³, यहां भी मिल गया पाई r³, दोनों का एलसीएम ले लो 3 ले लो, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा पाई r³ 1 पाई r³ प्लस 2 पाई r³। दैट इज, ऐसे ही क्वेश्चन हमने सेम करवाया है, सेम क्वेश्चन कॉपी हो गया है, सेम एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है।
क्रैश कोर्स जिसने पढ़ा था उसको आइडिया हो गया होगा। 3πr³ अपॉन 3 इक्वल्स टू πr³। πr³ इसका वॉल्यूम आ गया, तो πr³ मतलब पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 3.14, तो 3.14 इंटू 2³ तो हो गया 3.14 इंटू 8, कितना आ जाएगा देखो 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 1 जा 8 प्लस 3 11 कैरी 1, 8 3 24 प्लस 1 25 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम आ चुका है इसका, ठीक है, πr³ इज द वॉल्यूम। अब TSA जो है वो आप निकालना सरफेस एरिया। देखो TSA जो होगा, TSA कैसे निकलेगा, देखो कोन का सरफेस एरिया होगा जो πrl होगा। देखो हमें टॉय का निकालना है ना, तो इसका कर्व प्लस इसका कर्व, तो πrl प्लस 2πr²। अब L की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, L आपका आ जाएगा, देखो L² इक्वल्स टू h² प्लस r² होता है। तो मैं आपको बताता हूं इसकी वैल्यू आ रही है 2√2, क्योंकि 4 + 4 8, 8 का रूट हो गया 2√2 सेंटीमीटर, ठीक है। आप खुद से इसको सॉल्व कर सकते हो, πr कॉमन ले लो, L प्लस r बन रहा है ना, L प्लस r। देखो पाई की वैल्यू आ गई 3.14, r की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 2, L की वैल्यू कितनी आ रही है 2√2 प्लस 2, ठीक है। इसमें भी आप एक काम करो, इसमें आप वैल्यूज को थोड़ा अंदर सॉल्व कर लेना आप, तो 3.14 को ही हो जाएगा 6.28 ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 1.41 प्लस 2, 414 नहीं 41 ही रख लो, बहुत है, 2 डिजिट भी चल जाता है। अब इसकी वैल्यू आप सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगी 2.82 प्लस 2, बाकी आप खुद से सॉल्व करना फिर, ठीक है। तो 6.28 इंटू 4.82 विल बी योर फाइनल आंसर, बट सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट के भी नंबर कटते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आंसर आप खुद से कैलकुलेट करना, क्या आता है वो हम देख लेंगे, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसका आंसर मैं बता देता हूं, आपका अप्रोक्सीमेट जो आंसर आपका जनरेट होगा दैट विल बी 30.2696, ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा। चलिए डिस्कस करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, इस क्वेश्चन को हम देखें तो द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इक्वली इन रोज। देखो ऐसा है कि हर रो में बच्चे इक्वली स्टैंड होने चाहिए, ठीक है, हर रो में बच्चे इक्वली स्टैंड होने चाहिए। आपको रोज पता है नहीं, एक रो में कितने बच्चे पता है, ये पता है, मतलब कॉलम्स कितनी रोज हैं और कितनी कॉलम्स हैं ये भी नहीं पता हमें। नंबर ऑफ रोज कितनी है और हर रो में कितने बच्चे हैं मतलब कॉलम, वो दोनों नहीं पता है। तो लेट नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू x and in each row number of स्टूडेंट्स, हर रो में कितने बच्चे हैं जिसको हम बोलते हैं कॉलम। देखो एक रो है, एक रो में कितने बच्चे मतलब वो नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट होती है, तो दैट इज y जिसको बोल रहे हैं कॉलम्स, ठीक है। अब टोटल स्टूडेंट्स अगर मैं काउंट करना चाहूं, वैसे इनिशियली टोटल स्टूडेंट्स बोलूं तो आप कैसे निकालोगे कि टोटल बच्चे कितनी रोज हैं इनटू एक रो में कितने बच्चे हैं, ऐसे काउंट होता है। मान लो 15 रो हैं और हर रो में 5 बच्चे हैं, तो 15 × 5 75, ऐसे काउंट होता है हमारा। आगे क्या बोल रहे हैं कि इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम। 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, एक रो में अगर 3 बच्चे एक्स्ट्रा कर दिए जाए तो x + 3 हो गए बच्चे, ठीक है। 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, देयर विल बी 1 लेस रो, ठीक है, देयर वुड बी 1 रो लेस। देखो 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा है इन ईच रो, बच्चे 3 एक्स्ट्रा हैं, सॉरी यहां पे लैंग्वेज को देखो, 3 बच्चे एक्स्ट्रा है, तो स्टूडेंट्स कहां पे हैं, स्टूडेंट्स हमारे y, तो y + 3 हो गया। बच्चे मेरे कितने हो रहे हैं, 3 ज्यादा, तो स्टूडेंट्स मेरे जो है एक रो में स्टूडेंट्स की बात हो रही है, बात किसकी हो रही है, देखो 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा, तो स्टूडेंट्स पहले थे y, अब कितने हो गए y + 3। अब एक रो में बच्चे ज्यादा खड़े कर दूं तो नंबर ऑफ रोज कम हो जाएंगी ना, एक रो में मैंने बच्चे खड़ा किए ऐसे, पहले यहां 15 बच्चे खड़े थे,
तो रोज मेरी ज़्यादा बन रही थी। अब मैं 3 बच्चे एक्स्ट्रा खड़े कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ रोज मेरी क्या हो जाएंगी, लेस। यही कॉन्सेप्ट बोल रहा है, ठीक है। अब देखो इस हिसाब से ये बच्चे तो उतने ही रहेंगे, टोटल बच्चे एक्स वाई थे वही रहेंगे। इसका मतलब मैं यहाँ पे देखूँ तो अब मेरी रोज कितनी कम हो गई, एक। तो एक्स माइनस वन हो गया इक्वल टू एक्स वाई हो गया, पहली इक्वेशन। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एक्स वाई ठीक है ना, एक्स वाई माइनस वाई प्लस 3x माइनस 3 इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई काट दें, ठीक है। उससे क्या होगा, अब हम देखें तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो गया इक्वेशन नंबर 1। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो गया, 3 को उधर ले गया हम, ठीक है, उधर 0 बन गया क्योंकि ये कैंसिल आउट होता है, 0 बन जाता है। ये कैंसिल आउट, वो डिवाइड वाला नहीं है, पूरी वैल्यू ही कैंसिल आउट हो गई। अगली बार क्या बोल रहा है, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ईच रो। अब मैं बोल रहा हूँ कि y माइनस 3 बच्चे कर दूँ आप, एक रो में y माइनस 3 बच्चे हैं तो 2 रो एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर मैं बच्चे कम खड़े कर रहा हूँ ऐसे स्टैंडिंग तो रोज मेरी इंक्रीज हो जाएंगी। अब रोज कितनी होगी, x प्लस 2 होगी, पर टोटल बच्चे तो वही थे एक्स वाई, तो एक्स वाई ही रहेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन था बोर्ड में, है ना। एक्स वाई माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई काट दे तो माइनस का 3x प्लस का 2y इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 2 देखो, इक्वेशन 1 और 2 इजीली एलिमिनेट हो रही है क्योंकि x का कोएफिशिएंट जो है वो सेम है, 3 यहाँ पे भी है 3 यहाँ पे भी है, और साइन अपोजिट है मतलब ऐड करना पड़ेगा। तो हम ऐड कर लेते हैं, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जैसे आप ऐड करोगे तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। जैसे ऐड किया ये कैंसिल आउट हो गया तो y इक्वल टू 9 बन गया। अगर मेरा y जो है वो है 9, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, टोटल मतलब एक्स वाई निकालना है मुझे, है ना। तो y की वैल्यू आ गई, इस y की वैल्यू कहां पुट कर दूं, इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं यहां पुट कर दूं तो 3x माइनस 9 इक्वल टू 3, तो 3x इक्वल टू 12, x कितना हो गया 4। तो टोटल स्टूडेंट्स मेरे कितने थे, मैंने आपको बताया था, याद है, इक्वल टू एक्स वाई, देख लो उधर लिखा है एक्स वाई। तो मेरा 4 इंटू 9 दैट विल बी 36। आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो दोनों इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुट करके देख लेना, कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, या जो आप इनिशियली अकॉर्डिंग टू इक्वेशन बना रहे थे उसमें पुट करके देखना, हमेशा सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये भी हमने बहुत ही अच्छे से आपको क्रैश कोर्स में करवाया था, लेकिन आपने शायद नहीं देखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं फिर सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट जो था उस क्वेश्चन में देखिए हम, तो सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज 6। देखो थर्ड टर्म a3 प्लस a7 इज 6, ठीक है। इसको आप क्या लिखते हो, a प्लस 2d a प्लस 6d इक्वल टू 6, 2a प्लस 8d इक्वल टू 6, तो डिवाइड बाय 2 कर दो तो a प्लस 4d इक्वल टू कितना हो गया 3, तो a इक्वल टू क्या हो गया 3 माइनस 4d। ये एक रिलेशन मैं संभाल के रखता हूं, ठीक है। आगे देखो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अगली बार क्या बोल रहा है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, दोनों का प्रोडक्ट मतलब a7 इंटू a3 इक्वल टू 8 है। दोनों प्रोडक्ट कितना है, थर्ड टर्म और सेवन टर्म का प्रोडक्ट कितना है 8। चलो देखते हैं, a7 को आपने क्या लिखा a प्लस 6d, ठीक है। a3 को आपने क्या क्या लिखा a प्लस 2d इक्वल टू 8। रिप्लेसमेंट करा दूं क्या मैं यहां से, ये वैल्यू का रिप्लेसमेंट करा दूं क्या, a पुट a इक्वल टू 3 माइनस 4d। इसको यहां रिप्लेसमेंट करवाते हैं। देखो a प्लस a माइनस a की वैल्यू जो है हमारी, सॉरी a की वैल्यू हमने क्या रखी है 3 माइनस 4d। 3 माइनस 4d मैंने a की जगह रखा पहले पार्ट के अंदर, प्लस 6d था। दूसरे पार्ट में मैंने क्या रखा a माइनस 4d माइनस 4d, फिर 3 माइनस 4d इधर रखा, प्लस 2d मेरे पास है, इक्वल टू मेरे पास कितना है 8। देखो अब जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3 प्लस 2d बन जाएगा, और इधर क्या बन रहा है 3 माइनस 2d। ये जानकर के ऐसा एक्सप्रेशन बनाता था कि अब स्क्वायरिंग बन जाए।
अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल्स टू 8, तो 4d स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस 8 दैट इज 1, 4d स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बन गया, तो d स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 बन गया, तो d की वैल्यू जो है वो आपकी प्लस माइनस हाफ होगी। इस चीज को ध्यान में रखें। आप लोग क्या सोचते हो सर d की वैल्यू तो कुछ ऐसी बन जाएगी, हाफ नहीं। देखो AP कैन बी डिक्रीजिंग एंड AP कैन बी इंक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग AP बन सकती है और इंक्रीजिंग AP बन सकती है। तो इसलिए आप इस चीज को लेकर बिल्कुल ऐसे नहीं सोचें कि D नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम क्या निकालते हैं, यहां से A की वैल्यू निकाल लें, देन इफ D इक्वल्स टू हाफ देन A, देखो दो अलग अलग वैल्यू मिलेंगी A की, तो A क्या होगा, तो देखो अगर D हाफ रख रहे हो आप तो 3 माइनस 4 इंटू हाफ, तो हो जाएगा 3 माइनस 2 दैट इज 1, ठीक है। A इक्वल टू हो जाएगा 1। ये कब होगा, जब आप हाफ ले रहे हो। इफ D इक्वल टू माइनस हाफ, जैसे आप माइनस हाफ लेते हो देन हम क्या बोलेंगे, A इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू माइनस हाफ, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 हो जाएगा एक तरह से, बट ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 3 प्लस 2 बनेगा इस बार, पिछली बार माइनस बन रहा था, तो 5 हो जाएगा, एक वैल्यू 5 हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन एपी, तो S16 मुझे निकालना है। पहली बार हम क्या लिखते हैं, व्हेन, देखो मैं इसको एक काम करता हूं, इफ D इक्वल्स टू हाफ एंड A इक्वल्स टू 1, तो S16 निकालना है, तो ये क्या होगा 16/2, 2A मतलब कि 2 इंटू 1 प्लस 15 माइनस 60 माइनस 1 इंटू डी हाफ, 60 माइनस 1 इंटू डी 15D होता है, तो हाफ कर दो, ये हो गया 8, 2 प्लस 7.5 हो गया, ठीक है, तो 8 इंटू 9.5 हो गया, ठीक है, हो जाएगा 8 9 जा 72 प्लस 4 कर दो इसमें, तो 76 आएगा, ठीक है, S16। और इफ A इक्वल्स टू कितना है 5 एंड D इक्वल्स टू है माइनस हाफ, तो क्या आएगा, तो देखो S16 जो होगा यहां से अब चेंज होगा ये, ठीक है ना, मैं यहां सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है ना। S16 जो होगा मेरा 16/2 तो होगा ही होगा, 2A मतलब कि 2 इंटू 5 प्लस 15 इंटू माइनस हाफ, ठीक है, तो हो जाएगा कितना 8, एक तो आंसर देखो ये माना जाएगा अपना, दो आंसर आएंगे ध्यान रखना, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो एक तो हो गया यहाँ पे 8, 16/2 8, 8 ब्रैकेट 5 टू जा 10, 10 माइनस 7.5, 15 का हाफ हो गया ना 7.5, दैट गिव्स यू 2.5, तो 8 इंटू 2.5, 8 टू जा 16 प्लस 4 हो जाएगा, दैट गिव्स यू 20। तो दो वैल्यू आएंगी, एक तो आएगा S16 इक्वल्स टू 20 और एक X16 इक्वल्स टू 76। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, जो कि इससे ज्यादा आसान था, ठीक है। ये वाला पार्ट जिस बच्चे ने किया होगा ज्यादा आसान यही था। देखो इस पार्ट को अगर मैं देखूं तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि द मिनिमम एज ऑफ चिल्ड्रन एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन अ पेंटिंग कॉम्पिटिशन इज 8 ईयर्स। देखो मिनिमम एज मतलब ए की वैल्यू हो गई 8 ईयर्स, ठीक है। आगे क्या बोला है, इट इज ऑब्जर्व दैट द एज ऑफ यंगेस्ट बॉय वॉज 8 ईयर्स, ठीक है। द एज ऑफ पार्टिसिपेंट्स व्हेन सिटेड इन ऑर्डर ऑफ एज हैव अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 4 मंथ्स। इनमें कॉमन डिफरेंस एपी बनाते हैं बंदे को, 8 साल की एज थी, कॉमन डिफरेंस डी था 4 मंथ, जिसको हमें ईयर में चेंज करना बहुत जरूरी है। तो 4/12 दैट इज 1/3 ईयर्स, ये कॉमन डिफरेंस था एज के बीच में। तो पहले बच्चे की एज 8, 8 प्लस 1/3, फिर 8 प्लस 2/3, बिकॉज 1/3 इंटू 2, सो ऑन एपी चल रही है। आपको क्या बोला गया है, इफ द सम ऑफ द एज ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स इज, अब n बच्चे हैं यहाँ पे, n चिल्ड्रन, ठीक है, n चिल्ड्रन है। अब मुझे क्या बोला गया है कि इन सबकी एज का जो सम है वो 168 है,
तो एस एन इक्वल्स टू 168 दे रखा है, ए की वैल्यू है मेरे पास, डी की वैल्यू है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, n by 2, 2a means 2 into 8 plus n minus 1 into d, d that is 1 by 3 equals to 168, ठीक है। ये हाफ जो था ना इसका 2 उधर ले जाते हैं, तो n into 16 माइनस, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, चलो अंदर यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, एक काम करते हैं एलसीएम लेते हैं इन दोनों का, और ये 2 मैं उधर ले गया हूँ, ठीक है ना, इस 2 को उधर ले गया हूँ मैं, या एलसीएम लेता हूँ। एलसीएम कभी बाहर वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं होता, वो कॉमन फैक्टर है बाहर की तरफ, अंदर मल्टीप्लाई होगा एलसीएम। तो एलसीएम हो गया 16, यहाँ पे पहले से प्रोडक्ट था 3, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया प्लस n माइनस 1, ठीक है, अपॉन 3। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, मैं इस वैल्यू को उधर ले जाऊँगा, तो n को यहीं रहने दो, तो हो जाएगा 48 प्लस n माइनस 1, इस 3 को भी उधर ले जाते हैं, तो 168, 2 जा कितना हुआ 32, 33, ठीक है, 336, ठीक है ना। अब ये 3 भी इधर ले आया मैं, 3 इधर ले आया, तो 900 और 100, 1036, 3 जा 108 होता है ना, तो 1008 हो गया ये, ठीक है। और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 48n, 48 क्यों लिखते हो, 47 लिखो ना, n इंटू 47 प्लस n हो गया अब ये, ठीक है। तो 47n प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1008। अब इन सबको इधर ले आओ, तो इसको रीअरेंज कर दूं, तो n स्क्वायर प्लस 47n माइनस 1008, देखो दो नंबर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए कितना 1008, और उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, डिफरेंस शुड बी 47। तो हमने ये कैलकुलेट कर रखा है, ये हमारी वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 63 माइनस 16, है ना, n स्क्वायर प्लस 63n माइनस 16n, इसको प्रोडक्ट करोगे तो आपको 1008 मिलेगा नेगेटिव का, ठीक है। और डिफरेंस निकालोगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, डिफरेंस विल बी 47, ठीक है। तो यहां से आप कॉमन ले लोगे, कॉमन लेके फैक्टर्स वैल्यू कॉमन ले लोगे, तो दो फैक्टर्स आएंगे आपके n प्लस 63 और एक आएगा n माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहां से n क्या बोलोगे आप, n इक्वल टू माइनस 63 नॉट पॉसिबल, एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, n इक्वल टू 16 चिल्ड्रन, ठीक है, हमारी आ जाएगी, समझ आ गया, ये तो n आ गया, n आ गया हमारा, ठीक है। अब फाइंड द एज ऑफ एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट इन द पेंटिंग कंपटीशन। एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट जो है मेरा वो होगा 16 चिल्ड्रन, तो A16 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, A16 की वैल्यू पूछी गई है, देखो मैं इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूँ, थोड़ा आसान हो जाए आपके लिए समझना भी। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ A16, क्या पूछा गया है, A16 पूछा गया, ठीक है। तो हाँ वो एक वैल्यू आ रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, रह जाने दो उसको, तो वहीं रहने दो, हमें बस इतनी सी जगह चाहिए, ठीक है। लो जी ये सही हो गया, ठीक है। अब देखो हमें A16 निकालना है, A16 इक्वल टू A प्लस 15D, ठीक है। A हमारा कितना है 8 प्लस 15 इंटू D, तो ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस 5, ठीक है, 13 ईयर्स इज द एल्डेस्ट चाइल्ड इन द गेम। जो बच्चा सबसे ज्यादा एज वाला बच्चा है उसकी एज हमने निकाल ली है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, डिस्कस करते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हमारे क्रैश कोर्स में था, जिन बच्चों ने हमारा क्रैश कोर्स देखा था उनको इजीली क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, ठीक है। बहुत एम्फेसाइज किया था इस पीवाईक्यू में, अलग से क्वेश्चन बनाया था हमने। ये क्वेश्चन क्या, इसमें सिमिलरिटी लेनी है हमें। देखो हमें एक्स का रिलेशन वाई के साथ, जेड का रिलेशन वाई के साथ निकालना है। एक्स और वाई का रिलेशन एक ट्राइंगल में बनेगा, कैसे बनेगा वो देख लो आप। मैं इसका ट्राइंगल अलग से यहां बनाता हूं, ठीक है, यहां बनाता हूं इसका ट्राइंगल और वहां बनाता हूं उसका ट्राइंगल, फिर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो एक ट्राइंगल मैंने यहां बनाया, कौन सा, पी
ए सी और इसमें मैंने बना दी क्यू बी, क्योंकि मुझे एक्स का रिलेशन निकालना है वाई के साथ। दूसरा कैसे निकलेगा, देखो 90-90 एंगल बन रहा है दोनों ट्राइंगल में, एक तो बड़ा ट्राइंगल और एक छोटा ट्राइंगल, और दोनों में कॉमन हो गया सी। दूसरी तरफ मैं जेड का रिलेशन अगर वाई के साथ निकालना चाहूं तो एक ट्राइंगल मैं यहां भी बनाऊंगा, ठीक है, यहां आ जाएगा जेड, यहां आ जाएगा वाई, यहां मैं लिख दूं ए, यहां लिख दूं क्यू, यहां लिख दूं बी, और यहां लिख दूं आर, और यहां लिख दूं सी। तो ये कुछ रिलेशन मेरा बन जाएगा, यहां भी 90-90 डिग्री और ये कॉमन एंगल। तो बाय ए से मैं दोनों ट्राइंगल को क्या कर दूंगा, सिमिलर। बाय ए से दोनों ट्राइंगल कर दूंगा, ट्राइंगल पी, देखो सुन लो अच्छे से, पी ए सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू बी सी, दोनों में सी सी एंगल हो गया बाय ए। और इधर की तरफ मैं देखूं तो ये भी जो मेरा पार्ट है ये मैं बोलूंगा ट्राइंगल आर सी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू बी ए। आर सी ए सिमिलर टू क्यू सी ए, क्यू बी ए, सॉरी क्यू बी ए, ये भी हो गया बाय ए। देखो ध्यान से समझना, ये यहां तक मैं ये कॉन्सेप्ट खत्म करूंगा, फिर नेक्स्ट जर्नी अपनी वहां शुरू हो जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन था, 5 नंबर प्री के थे ये, मान लो आप। ये मैंने सिमिलरिटी प्रूव की, इसके नंबर मिलेंगे हमें। अब आगे बात करते हैं, हमें रेशियो ऑफ द साइड कौन सा लेना है। देखो दोनों में कॉमन चीज आ रही है ए बी और बी सी, बेस में ए बी बी सी कॉमन आ रही है, तो ए बी बी सी वाले टाइप का रेशियो में, या ए बी ए सी, ए बी बी सी, ऐसे रेशियो हमें यूज करने हैं। दूसरी चीज, हमें एक्स और वाई का रिलेशन निकालना, मतलब परपेंडिकुलर, तो एक परपेंडिकुलर और बेस वाला रिलेशन ले लेते हैं अपन, इसमें ले लें। चलो इसमें देखते हैं अपन क्या बोलेंगे, हम लिखेंगे पी ए अपॉन क्या लेंगे, क्यू बी, इसका पी ए इसका क्यू बी इक्वल्स टू, अब इसकी बात कर रहे हैं एसी, क्योंकि पीसी नहीं लेंगे एसी लेंगे, एसी अपॉन बीसी, तो पीए की वैल्यू तो हो गई एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू एसी अपॉन बीसी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 1, ठीक है, या इसको भी एक बार इक्वेशन नंबर मत दो, इसमें आप एक काम बताऊंगा मैं आपको, इसमें एक छोटी सी चीज और हमें करनी पड़ेगी, जो कि आपको आगे बताएंगे विद रीजंस क्यों करनी पड़ेगी, ठीक है। इधर तरफ आते हैं, देखो इसमें बोलूं आरसी अपॉन क्यूबी इक्वल्स टू सी ए बोलो या एसी बोलो, एसी बोल दो क्योंकि उधर नाम मैंने एसी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, एसी बोल दो सर आप, एसी अपॉन ए बी, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं ए सी तो ए बी, ठीक है। इसमें आर सी की वैल्यू रख दो जेड अपॉन वाई इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी। देखो अगर मैं प्रूविंग के पार्ट की बात करूं तो प्रूविंग में जहां भी पार्ट आ रहा है उसमें मैं अगर देखूं तो मेरे पास एक ऐसी चीज है, अगर मैं दोनों को इक्वेशंस को ऐड करा दूं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? पहले मुझे इसमें रेसिप्रोकल लेना होगा, क्यों ले रहे हैं रेसिप्रोकल वो देख लो, पहले समझ लो। रेसिप्रोकल, एक रेसिप्रोकल कर देते हैं हम इसमें, तो इसमें क्या हो गया, y अपॉन एक्स इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी हो जाता, ये इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ऐसे y अपॉन जेड यहां पे भी हम लेंगे रेसिप्रोकल, ठीक है। टेक रेसिप्रोकल, क्यों ले रहे हैं वो भी बता देंगे आपको। इससे क्या हो गया, y अपॉन जेड बन गया ये इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। देखो अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को अब ऐड करता हूं तो देखो इसका AC राइट हैंड साइड में कॉमन आ जाएगा, जो कि AC पूरी साइड है, जो कि हेल्प करेगा वैल्यूज को एलिमिनेट करने में। अब देखना मैं ऐड करता हूं, देखना ऐड 1 एंड 2, 1 और 2 को जैसे मैं ऐड करता हूं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जैसे मैं ऐड करता हूं तो उससे क्या होगा, उससे हमारी वैल्यू ये होगी, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड होगी, एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन जेड, ये तो हमारा लेफ्ट में आ गया। इधर क्या आएगा राइट में, बी सी अपॉन ए सी प्लस ए बी अपॉन ए सी, क्या आ गया। इधर में देखूं तो हमें एलसीएम लेना है क्या सर, नहीं, क्योंकि देखो इधर एलसीएम लिया हुआ है क्या कहीं पे, नहीं लिया है, इसको एज इट इज रहने दो, ठीक है, फालतू फंसना नहीं है। इधर एलसीएम ले लो क्योंकि ए सी कॉमन चीज है, कॉमन होती है तो ले लेते हैं अपन। बी सी ए बी, बी सी प्लस ए बी मिलकर क्या बनाता है, बी सी प्लस ए बी मिलकर बनाता है ए सी, तो राइट हैंड साइड में तो बन गया सर ए सी अपॉन ए सी विच गिव्स यू 1, ठीक है। अब इधर देखो, इधर मैं अगर पार्ट को देखूं, इस पार्ट को, आपको पता है यहां पे 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन जेड आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, तो y कॉमन लेना था हमें। y अगर हम कॉमन लेते तो बन जाता 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड
और ये हमारा y 1/x प्लस 1/z इक्वस टू 1 बन जाता, ये 1 डिनोमिनेटर चल जाता, तो 1/x प्लस 1/z इक्वस टू 1/y बन जाता, जो कि हैंस प्रूव हो जाता। क्लियर है ये? अच्छे समझ आ गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए फिर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये तो हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन था, इसलिए मैं ये क्वेश्चन समझाऊंगा नहीं, एनसीईआरटी का आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 14 है एनसीईआरटी का, ठीक है, जिसमें आपको रेशियो जो है एसी वाला रेशियो दे रखा था। देखो ए बी बी सी एंड ए डी इज द मीडियन, ये वही वाला क्वेश्चन है। ए बी बी सी आसान वाला है। ए बी एक ट्राइंगल ले लो, मान लो ए बी सी, तो ए बी और ये पी क्यू आर ले लो, यहाँ पे पी क्यू आर, ये वही वाला क्वेश्चन था। ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, बी सी का रेशियो किसके साथ, क्यू आर के साथ, और इसमें डी मीडियन होती, ये भी मीडियन हो जाती एम। तो आपको पहले ये मीडियन वाले ट्राइंगल ये इसके सिमिलर करवा देते हैं, आप कॉन्ग्रेंट करा देते हैं ना। कॉन्ग्रेंट कराने के बाद आपका जो रेशियो वगैरह बनता और इजीली चीज़ें सिमिलर बनती, सिमिलर ही बनता, कॉन्ग्रेंट नहीं सिमिलर बनता। सिमिलरिटी ले लेते आप, दोनों ट्राइंगल सिमिलर करवा के एंगल बी ले लेते, तो ए बी, फिर नेक्स्ट टाइम अपन एस एस लगाते। पहली बार एस 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 से एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू करते सिमिलरिटी से, फिर आप ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और एंगल बी इक्वल टू क्यू, ये आप एनसीईआरटी में कर चुके हो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी जल्दी से। चलिए फिर देखते हैं केस स्टडी, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अभी तक रही है। किस तरह मैं ये जल्दी बताऊँ। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ तो कुछ भी नहीं, ऊपर सारी चीज़ें एज इट इज दे रखी है, सारा मूवमेंट वगैरह ये वो दे रखा है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ सकता हूँ क्योंकि क्वेश्चन इजीली डायरेक्ट हो सकता है, ठीक है। आपको पता है ये 30 डिग्री एंगल यहाँ से यहाँ तक है, तो ऑल्टरनेटिव एंगल से ये भी 30 हो गया, और ये अगर 45 है तो ये पूरा भी कितना हो गया, 45 हो गया। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो जल्दी हो जाएगा, सेकंड पार्ट उसको देख लेते हैं। एंगल पीबीए, पीबीए की वैल्यू कितनी होगी, देखो पीबीए, पीबीए, अरे पीबीए जो है वो 90, पूरा एंगल 90 होता है। 90 माइनस, देखो पीबीए की जो वैल्यू है एंगल पीबीए, एंगल पीबीए, पीबीए बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है। 90 माइनस 30, ये ऊपर का एंगल 30 था तो 60 डिग्री हो जाता। ऐसे ही मेरा क्यूबीए, ये जो एंगल है मेरा क्यूबीए, इसको मैं बोलता, क्यूबीए जो है क्यूबीए, ये वाला एंगल कितना होता, 45। 90 माइनस 45 दैट गिव्स यू 45। ये तो एक नंबर फ्री का था, देखो बिना वजह का एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ठीक है। दूसरी चीज देखो, आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ लाइट हाउस, ये लाइट हाउस है ए बी इज द लाइट हाउस, ठीक है। शिप जो है पहले पी पॉइंट पे थी, बाद में क्यू पॉइंट पे आ गई। व्हेन इट इज एट पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट पे है तो इसकी क्या डिस्टेंस होगी। देखो आपको पता है इस क्वेश्चन के अंदर द हाइट ऑफ लाइट हाउस इज 50 मीटर दे रखी है, 50 दे रखी है। अगर ये 50 है तो आप यहां पे क्या लगाते, 10 लगाते कि नहीं लगाते। और मैंने बोल रखा है आपको, ये मेरा एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, मतलब ये दोनों 45 डिग्री वाली एंगल जब भी बनता है मेरा, तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, तो 10 का रेशियो लगा देते हैं आप सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में सॉरी, फर्स्ट पार्ट में आप क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट में 10 45 लगाना था। 10 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मीन्स अपॉन क्यू ए, तो 1 इक्वल्स टू 50 अपॉन क्यू ए, तो ये आ जाता क्यू ए इक्वल्स टू 50 मीटर, ये आपकी वैल्यू डायरेक्ट आ जाती, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट दो पार्ट्स देख लेते हैं इसके। देखो द डिस्टेंस ऑफ क्यू ए मेरे पास ऑलरेडी, देखो मुझे डिस्टेंस ऑफ पी क्यू निकालनी है, तो पी क्यू की जो डिस्टेंस है इसको मैं बोलूंगा पी ए माइनस क्यू ए। ध्यान रखना क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि मैं फिर से कैलकुलेशन थोड़ी करूंगा, यहाँ 30 यहाँ 45, ये वैल्यू मेरी 50 आ चुकी है, तो क्यू ए की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ कितनी आई थी मेरी, अभी प्रीवियस पार्ट में मैंने देखा था फर्स्ट पार्ट में, तो क्यू ए इक्वल्स टू मेरी आई थी 50 मीटर, ठीक है। अब आगे देखते हैं इन ट्राइंगल पीबीए, देखो पीबीए जो ट्राइंगल उसमें 10 30 बन रहा है पीबीए में, तो पीबीए में क्या लिखूंगा मैं, 10 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी ए, ठीक है। तो 1/√3 इक्वल्स टू 50 बाय पी ए, आसान था ये क्वेश्चन बहुत, ठीक है। तो पी ए इक्वल्स टू क्या होगा, 50√3 मीटर। देखो आपको √3 वैल्यू नहीं दे रखी है क्वेश्चन में, मेन क्वेश्चन में नहीं है, नहीं है तो हम पुट नहीं करेंगे, जरूरी नहीं आपको पुट करनी है। अब आपको क्या करना है इसमें,
50√3 माइनस 50 कर देना है, 50 कॉमन ले लो, आपको √3 वैल्यू पता है और रखते हो तो ठीक है, नहीं तो चलेगा। यूनिट जरूरी है लेकिन ध्यान रखना, ठीक है। PQ की डिस्टेंस आ गई। अब बात करते हैं, अगर हमें शिप कंटिन्यूज मूविंग टुवर्ड्स द शोर एंड टेक्स द 10 मिनट्स टू ट्रेवल QA, देखो 10 मिनट इक्वल्स टू QA डिस्टेंस। 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस जाती है QA की? देखो 10 मिनट में कितना कवर करती है ये? 50 मीटर। 10 मिनट में 50 मीटर, बात समझना अच्छे से, 10 मिनट में 50 मीटर कवर करती है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना कवर करेगी? 5 मीटर। 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? 5 मीटर, ठीक है। तो टाइम मेरा हो गया कितना? देखो मुझे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है ना, अब ये पर मिनट में चल रही है, 5 मीटर पर मिनट में चल रही है, ठीक है। तो हम एक काम कर लें, 60 मिनट्स में कितना चलेगी? ये आवर्स में चेंज कर रहे हैं हम, तो 60 मिनट्स में कितना चलेगी? देखो 5 मीटर चलती है 10 मिनट में, तो 60 मिनट में कितना चलेगी? 5 × 60, 60 मिनट्स में चलती है ये 300 मीटर। 60 मिनट्स मतलब 1 आवर। देखो पर आवर में मैंने चेंज कर लिया यूनिट को, 300 मीटर पर आवर चल रही है, मुझे किलोमीटर में चाहिए 300 मीटर। अभी जो मेरी स्पीड है, अगर मैं स्पीड को काउंट करूं तो ये चल रही है 300 मीटर पर आवर। तो मुझे किस में चाहिए? इन किलोमीटर पर आवर। ये तो मीटर पर आवर में चेंज कर दिया सर आपने, है ना। तो किलोमीटर पर आवर में क्या होगा? 300/1000, ठीक है। और ये चेंज हो गया किलोमीटर पर आवर। अब चेंज कर लें इसको, कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट, तो 0.3 किलोमीटर पर आवर। अच्छे समझ में आ गया? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो इसको मैं कंप्लीटली आपको पूरा सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ जल्दी जल्दी अपन देख लेते हैं। अब मॉडल क्लास जो है मेरी, इसमें मॉडल क्लास मतलब जहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, तो मॉडल क्लास आपको पता चल ही गया होगा। मॉडल क्लास जो मेरी है वो है 600 to 800। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऊपर क्या है डेटा, कुछ काम का नहीं है, फालतू है, ठीक है। यहाँ बात करते हैं फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। देखो मैं CF निकाल लेता हूँ, मीडियन आपको बताता हूँ। CF जो होगा मेरा 3, 7, 14, 18, ठीक है, 21, 24। तो मीडियन के केस में मेरे पास जो मीडियन का डेटा है उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे क्या क्या आएगा। देखो n/2 हो गया मेरा 12, ठीक है। अब 12 वैल्यू जो आ रही है वो इस क्लास में आ रही है, तो ये मेरी मीडियन क्लास हो गई। L की वैल्यू होगी मेरी 600, H मेरा हो गया 200, ठीक है। उसके बाद F मेरा हो गया 7 और CF मेरा हो गया 4, ठीक है। ये सारी वैल्यू मिल गई मुझे। अब इसकी वैल्यू आप खुद से कैलकुलेट करना, मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। आपका जो मीडियन आ रहा है, मीडियन ऑफ डेटा इज 742.857 या 85 या 86, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ये वैल्यू आपके जनरेट होके आ रही है, ठीक है। यहां से मीन अगर आप निकालना चाहते हो तो मीन आपका सबमिशन ऑफ FI/XI, डायरेक्ट मेथड से सबमिशन ऑफ FI आएगा। तो टोटल डेटा तो मेरे पास 24 है, नंबर ऑफ डेटाज, और टोटल सम जो मेरा आएगा सबमिशन FI/XI 18,600 आएगा, जिसकी वैल्यू आ रही है 775, ठीक है। तो मीन आपका ये आना चाहिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप देखो खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि ये डेटा तो हमें पता ही है। इस क्वेश्चन में पूछा गया, इफ द सब डिवीजन हैविंग द लीस्ट 800 mm रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन इज कंसिडर्ड एज अ गुड रेनफॉल। गुड रेनफॉल कब होगी? जब 800 मिनिमम होगी, मतलब 800 से ऊपर वाला डेटा। तो इन तीनों डेटा का क्या कर देंगे? सम। तो आंसर आ जाएगा हमारा 4 + 3 + 3 दैट गिव्स यू 10। ये एक नंबर का क्वेश्चन बहुत ही आसान था, मतलब किसी बच्चे को कुछ नहीं आता तो भी वो कर सकता है। क्या करना है? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमारे पास, देखो पहले हम इसमें फॉर्मूली देखें तो कुछ इक्वेशंस वगैरह बनेगी हमारी। ये हमारे पास दे रखा है कि ये लॉन है हमारा, ठीक है। हमारा लॉन कौन सा है? बीच वाला एरिया। और ये पाथवे है, ये साइड में बनाया जो ये वॉकवे है, वॉकवे। आपने देखा होगा पार्क वगैरह में, यहां से यहां तक x है तो ये भी x होगी, ये अगर x है इतनी तो ये भी x होगी इतनी। विड्थ हर जगह x है,
ठीक है, वॉकवे की विड्थ कितनी है, एक्स एक्स एक्स, ठीक है ना, और इसके अंदर की डायमेंशन दे रखी है मुझे 12 और 10, बात समझ में आ गई सारी। अब बोल रहे हैं द टोटल एरिया ऑफ द लॉन इज, द टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड द वॉकवे इज 360 स्क्वायर यूनिट्स। देखो अगर मैं साइड को पूरा ऐड करूं पूरा, तो मेरी जो लेंथ यहां से जनरेट हो रही है, मेरी जो लेंथ जनरेट हो रही है, लेंथ, ये मेरी लेंथ मान लेता हूं मैं, इसको ले लेता हूं एल, एल किसकी, पूरे गार्डन की जो पूरा है, और ये इसको मैं बोल लेता हूं ब्रेथ, ठीक है। तो एल जो मेरी पूरी निकल के आ रही है, एल किसकी, एल पूरे एरिया की, टोटल एरिया की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। टोटल एरिया में जो मेरी लेंथ निकल के आ रही है, देखो ये 12 तो यहां से यहां तक थी, एक्स इधर है, एक्स इधर है, ऐसा कुछ काउंट होगा ना, यहां से यहां तक ये एक्स है, ठीक है, और यहां से यहां तक भी ये कितनी है, एक्स है, तो एक्स प्लस 12 प्लस एक्स, तो 2x प्लस 12, जिसको मैं कॉमन लेके थोड़ा सा कर लेता हूं, 2 इंटू एक्स प्लस 6 मीटर। और मैं ब्रेथ की बात करूं तो वो भी कुछ ऐसा ही होगा, एक्स इधर है, एक्स इधर है, और ये 10 है, तो 2x प्लस 10 हो गया, जिसको मैं 2 कॉमन लेके x प्लस 5 कर दूं। ऐसा क्यों कर रहे हो सर, कॉमन लेने वाला कॉन्सेप्ट। देखो यहां पे अगर मैं इसको थोड़ा सा सोचूं ना, तो मेरे पास टोटल एरिया दे रखा है, टोटल एरिया वॉकवे का मिला के वो है 360 मीटर स्क्वायर, तो मैं वो एरिया कैसे होगा, एल इंटू बी, तो 2 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 5, ये ज्यादा आसान रहेगा मेरे लिए, 360। इससे क्या होगा, x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा 360 अपॉन 4, जो कि हो गया 90, ठीक है। इससे हम एक काम कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस मेरी फाइनल आ रही है 11x प्लस 30 इक्वल टू 90। इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 60 इक्वल टू 0 इक्वेशन बन रही है मेरी, ठीक है। आपकी भी ये इक्वेशन बननी चाहिए, बन गई ये इक्वेशन, नेक्स्ट पार्ट में यही पूछा जाएगा हमसे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको, क्वेश्चन को आगे। अब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इसका, ठीक है, चलो ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो आगे देखते हैं। ये जो पार्ट है, अब इसको अगर हम देखें, तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, ये जो मेरी लेंथ है, ये जो मेरी होगी यहां से यहां तक x होगी, ये भी x होगी, तो ये भी x होगी, है ना, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं आपको। अब मैं इस पार्ट की बात करता हूं, मैंने इक्वेशन अभी सॉल्व की थी, फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल एरिया एंड द लॉन वॉकवे टेकिंग द विड्थ ऑफ वॉकवे इज x। उस वे में अगर मैंने इक्वेशन बनाई थी, तो मैंने क्या बताया था आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 60 इक्वल टू 0 बन रही थी ना आपकी। और अब ये बोल रहा है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द विड्थ ऑफ द वॉकवे x। देखो हमें क्या करना था, एक्स स्क्वायर प्लस 15, देखो डिफरेंस निकालना है, 15x माइनस 4x, 15 माइनस 4 हो गया 11, 15 4 जा 60, तो ये क्या हो गया, दो फैक्टर्स में बता देता हूं आपको, डायरेक्ट बता रहा हूं, x प्लस 15 x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 15 नॉट पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद x इक्वल टू 4 मीटर हमारा क्या हो गया, विड्थ ऑफ वॉकवे, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, समझ में आया कि नहीं आया, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। हाँ ये थोड़ी सी अच्छी केस स्टडी थी, बट इतनी टफ भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन हमने हमारे चैनल पे क्रैश कोर्स में करवाए थे, तो जिन्होंने देखा होगा उनको आइडिया लग गया होगा कि सर बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो देखो इसका अगर मैं नेक्स्ट पार्ट देखो, बी पार्ट बोल रहा, ये बी पार्ट जो बच्चा करता ना ज्यादा आसान था उसके लिए, क्योंकि वो करना ही नहीं था, इक्वेशन ही सॉल्व नहीं करनी थी, मतलब दो पार्ट आप छोड़ दो बोली, एक नंबर आपका गायब होता फर्स्ट पार्ट का, इक्वेशन फॉर्मुलेट नहीं होती। तो सेकेंड पार्ट और ऑप्शन है आपका आसान था, कॉस्ट ऑफ पेविंग द वॉकवे 50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। देखो 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 50 रुपीज। जो वॉकवे है ना हमारा, उस वॉकवे की बात कर रहा है कि वॉकवे पे अपने पेविंग करी, मतलब कि कुछ आपने जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह किया, वो 50 रुपए पर मीटर स्क्वायर का था। टोटल कॉस्ट जो हमारी थी वो 12,000 रुपए थी, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ पेविंग द वॉकवे एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर इज 12,000 रुपीज। देन फाइंड द एरिया। देखो आपको पता है टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, एरिया इंटू कॉस्ट
पर मीटर स्क्वायर। आपने 8th क्लास 9th क्लास में ये क्वेश्चन पढ़े होंगे, 8th क्लास तक पढ़े होंगे। एरिया को अगर आप कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हो तो टोटल एरिया, टोटल कॉस्ट आ जाती है। तो यहाँ 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपको 50 रुपये पता है, ये 12,000 पता है, तो एरिया क्या होगा बताओ। तो एरिया हमारा जो हो जाता वो 12,000 डिवाइड बाय 50 हो जाता है। तो ये हमारी वैल्यू हो जाती 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, ठीक है, एक जीरो और बचता, 12,000 है ना, 240 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हमारा आ जाता। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया। इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट जो हमसे पूछा गया है, ये तो बी पार्ट हमारा आ गया। थर्ड पार्ट हमारा ज्यादा आसान था, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लॉन। अरे लॉन का पेरीमीटर नहीं आता क्या? अंदर वाली जो हमारी जो लेंथ और ब्रेड्थ है, देखो अंदर की जो लॉन की लेंथ है, लेंथ ऑफ लॉन जो है हमारी 12 मीटर है, और ब्रेड्थ जो है हमारी कितनी है, 10 है। तो पेरीमीटर आपने पढ़ाई होगा बचपन में, क्या पढ़ा था, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, या सम ऑफ ऑल साइड कर देते तो भी हो जाता, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ, तो 2 12 प्लस 10, 2 इंटू 22, 44 मीटर। बहुत आसान था, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो आई गेस ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। आई होप आप हमारे इस चैनल को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप मैथ्स आगे चूज करते हैं, नहीं करते दैट इज योर चॉइस, लेकिन अगर आप मैथ्स चूज करते हैं तो इस चैनल पे आप बने रहिए, क्योंकि आपको 9 to 12 कंप्लीट कंटेंट मिलने वाला है यहाँ पे, और जल्दी डेट्स डिक्लेयर हो जाएंगी आपके लिए कि कब कौन सा कंटेंट स्टार्ट होने वाला है। थोड़ी सी कुछ प्रिपरेशन चल रही है आपके लिए, और इंटरेक्टिव और चीजें आपके लिए ईजी बनाने के लिए, थोड़ा सा आपके वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा हो, उन सारे पे काम चल रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो जल्द से जल्द आपको इस चैनल पे कंटेंट मिलेगा। अगर आप आगे मैथ्स चूज नहीं करते तो अपने छोटे भाई बहनों के साथ ये चैनल को शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफाइड आपकी आंसर की यहाँ डिस्कस होनी चाहिए, जो आपका पेपर कोड अलग है, तो प्लीज आप अपने पेपर को हमारे साथ प्रॉपरली स्कैन करके शेयर कीजिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर जो हमारा लिंक दे रखा है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप देखिए, उस पर आप शेयर कर दीजिए ताकि आपके आंसर्स हम डिस्कस कर पाए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।